हाँ भाई। गुड आफ्टरनून दोस्तों। देखो उस मेरे आवाज़ तो करो बंद और मेरी बात को सुनो अच्छी तरीके से। टॉपिक का नाम प्रकाश चल रहा था क्या? और लास्ट क्लास के अंदर मैंने अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बता दिए थे मेरे हिसाब से। यही बात थी क्या? अगला हेडिंग डालो उत्तल दर्पण। अगला हेडिंग डालो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोलो या इसी को बोलते हैं अपसारी दर्पण। अरे कौन सा दर्पण? अपसारी। इस दर्पण को ही कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं या इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं ना। कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। सुनना समझना अच्छी तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता। एक बार इसको समझो भाई साहब। सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी देता हूं आपके बारे में। और मैं बात करूं दर्पण में क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने कह दिया था इतना बात। तो इस तरीके का दर्पण होता है। इसके एक साइड में पॉलिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये उभरा हुआ है कि नहीं है? है। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, कैसी सतह? परावर्तक सतह या रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर की ओर उभरी होती है, उस दर्पण को बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल। मतलब जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराएगी वो सतह बाहर की ओर क्या होती है? उभरी हुई। नेक्स्ट पॉइंट सुनो। और अगर इस उत्तल दर्पण की बात करूं, बहुत अच्छी तरह सुनना समझ लेना। पहला पॉइंट, पहला अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पॉइंट आता है कि यह दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अरे क्या करता है? फैलाता है, स्प्रेड करता है। ठीक है, क्या करता है? स्प्रेड। देखो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित, जबकि ये क्या करता है? फैलाता है। इस दर्पण के बारे में एक बात याद रख लेना कि इस दर्पण से हमेशा वस्तु कैसी दिखाई देगी? छोटी। कभी भी वस्तु बड़ी दिखाई दे ही नहीं सकती इस दर्पण में। तो हमेशा याद रख लो इस दर्पण में वस्तु कैसी दिखाई देगी? छोटी। और कोई ये कहे कि बताइए इस दर्पण का उपयोग कहां होता है, तो आपने खूब सुना होगा गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। अरे गाड़ियों में किसके रूप में? साइड मिरर का मतलब है बगल वाले दर्पण के रूप में जो दर्पण होता है वो क्या आ रहा है? उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस दर्पण से वस्तु कैसी दिखती है? छोटी। और हमको वस्तु को छोटा देखना है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का क्या करते हैं? उपयोग। जिससे कोई बड़ा ट्रक भी आए तो हमको छोटा दिखाई दे और पूरा एरिया हमको दिखाई दे सड़क का, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। एक हमेशा याद रख लेना इसके बारे में, एक इसका उपयोग करते हैं रोड लाइट में। अरे कौन सी लाइट में? रोड लाइट। देखो लास्ट क्लास में मैंने कहा था सर्च लाइट जो होती है उसमें अवतल दर्पण था। मैंने कहा एक गोला बन जाता है सामने। अरे बनता है क्या? लेकिन रोड लाइट में आपने एक बात देखी होगी तो प्रकाश फैलता है, ना कि केंद्रित होता है, बजाय क्या होता है? फैलता है। जैसे चौराहे पे कोई लाइट लगी हो, सड़क पे कोई लाइट लगी हो, तो प्रकाश को क्या करती है? फैलाती है। इसलिए हमेशा याद रखना कि रोड लाइट में जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल। अगली बात आती है और वो आता है प्रतिबिंब। अरे क्या आता है? प्रतिबिंब। और इस दर्पण के प्रतिबिंब की बात करूं, एक बात को अच्छी तरह सुन लेना। अवतल दर्पण में कितनी कंडीशन थी? 6। अरे क्या थी? 6। यहां कभी कोई कंडीशन नहीं आएगी। यहां से केवल एक ही बात पूछेगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता कैसे। आप कहोगे सर इसमें 6 स्थिति बन नहीं सकती। बन तो सकती है, लेकिन सब बनेंगी एक ही जगह पे। कैसे? मैं आपको बताता हूं। ये उत्तल दर्पण है और ये मान लो मुख अक्ष है। अरे है क्या? ये कोई प्रकाश की किरण ही मुख अक्ष के समांतर गई। ठीक है, टकराने के बाद वापस लौटेंगी क्या? अरे बोलो। और टकराने के बाद ये इस बिंदु पर यहां मिलती हैं। अरे कहां बनती है? मुख फोकस। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। लेकिन देखो सुनो, ये तो आभासी है। अरे कैसा है? आभास। अब क्या होता है दोस्त मेरे एक बात अच्छी तरह सुनना इसके अंदर कि क्या होता है क्या नहीं होता है इसके अंदर। रुको एक सेकंड है ना, मेरी बात को थोड़ा सुनना है ना। एक सेकंड रुक जाओ, इसको तुम कंफ्यूज। मैं एक बात बताता हूं पहले ना। मुझे बताइए इधर गोला इधर बनेगा क्या? अरे बोलो। इधर नहीं बनेगा प्रतिबिंब। देखो इधर सुनो, इधर बनेगा है ना।
अरे गोला इधर ही बनेगा क्या? तो ये प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, सॉरी, अरे इधर बनेगा क्या? एफ पर बनेगा। किस पर बनेगा? एफ। अब क्या होता है दोस्त मेरे, अगली बात को सुनो। मान लो ये वस्तु अनंत पर रखी थी, कहां रखी थी? प्रतिबिंब कहां बन गया? मुख के फोकस। अब दोस्त मेरे, आप जैसे जैसे वस्तु को आगे बढ़ाते चले जाओगे, प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखो। ये प्रतिबिंब जब बनेगा, एक बार यहां बन जाएगा, एक बार यहां बन जाएगा, एक बार यहां बन जाएगा, एक बार यहां बन जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? मतलब जब वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख के फोकस। जैसे जैसे वस्तु मैंने अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी, थोड़ा सा और आगे आ गया, और आगे ले गया मैंने, और आगे आ गया। मतलब सबकी पोजीशन एक ही है कि नहीं है? कहां बन रहा है? ध्रुव और मुख फोकस के मध्य। और सब एक ही पोजीशन में बन रहे हैं, तो क्या आपको एग्जाम में पूछेगा क्या? क्योंकि हम अंतर बता पाएंगे क्या? भाई हम सबको ऐसे ही लिख देंगे कि मुख फोकस ध्रुव के, फिर तो पूछने का मतलब ही नहीं निकला। इसलिए कोई ये नहीं पूछेगा कि कहां बनेगा, आपको कंडीशन देगा क्या? नहीं, आपसे केवल एक ही बात पूछेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा कैसा? बस एक क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे यहां बनेगा, वो आभासी बनेगा। अरे क्या बनेगा? देखो मैंने डॉट डॉट लाइन से दर्शाया है इसको। अरे दर्शाया है क्या? आभासी बनाएगा, साथ में बनेगा सीधा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। और वैसे भी मैंने कहा भी है भाई साहब, जो आभासी बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, और साथ में हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। तो तीन बातें बेजे में सेट कर लो इस बात को, ठीक है? ध्यान रखो असी, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर कोई पोजीशन स्थिति नहीं देगा आपको। आपसे ये कहेगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। लिखो नीचे, आप हेडिंग डालो उत्तल दर्पण। बस भाई साहब स्टार्ट कर रहा हूं लिखाना, ठीक है? मैं एक बार और समझा दूंगा, लिखो नीचे, हेडिंग डालो उत्तल दर्पण, और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इस दर्पण की परावर्तक सतह, फर्स्ट पॉइंट लिखना इसके अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना, इस दर्पण की परावर्तक सतह इस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। इस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होती है? उभरी हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नीचे, बाहर की ओर क्या होती है? उभरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भाई यहां से तो आवाज सही आ रही है, एक बार अपने खुद की लीड को देख लो एक बार, है ना? यहां से तो मैं आवाज सही आ रही है ना? नीचे लिखो, यह दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है। 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 प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस दर्पण से वस्तु इस दर्पण से वस्तु छोटी दिखाई देती है। इस दर्पण से वस्तु कैसे दिखाई देती है? छोटी। मतलब हमेशा ही वस्तु कैसे दिखेगी? छोटी। नीचे लिखो उपयोग, उपयोग लिखो, और उपयोग में पहला लिखो आप, है ना? पहला उपयोग लिखो, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, और दूसरा लिख देना रोड लाइट में।
गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, और दूसरा लिख देना एक और उपयोग रोड लाइट में, रोड लाइट में। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रख लेना, इस बात को अच्छी तरह से आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो, अगला लिखो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण का क्या प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का क्या प्रतिबिंब, और डैश ला के नीचे लिख देना। कैसा बनेगा? आभासी, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। देखो एक बार मैं इसको समझा देता हूं जिन लोगों को, देखो खुद से को, ये उत्तल दर्पण है कि नहीं है? इसका मतलब इसके पॉलिश इधर की साइड है, लेकिन आपको खुद को सोचना चाहिए कि यहाँ गोला इधर बनेगा, अरे गोला इधर की साइड बनेगा क्या? तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र इधर होंगे, और जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र इधर होंगे तो प्रतिबिंब इधर की साइड बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? आभासी। कैसा? इसलिए मैंने डॉट डॉट की लाइन से दर्शाया, आपको ध्यान हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, तो मेरी बात को सुनो, मुख्य फोकस पे बनता है। कहां बनता है? मुख्य फोकस। जैसे जैसे आप वस्तु को आगे बढ़ाते जाते हो, प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा, एक ही स्थिति में बनेगा हमेशा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा, कभी थोड़ा आगे बनेगा, कभी और आगे बनेगा। अब उन स्थितियों को क्या एग्जाम में पूछ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं पूछ सकता। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमेशा याद रख लो, तुमसे तो एक ही बात पूछेगा कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो क्या बोलोगे? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। बात समझ में आ गई क्या? नीचे लिख दिया आपने, है ना? अब मेरी बात को सुनो, इसी कड़ी में, ये तो मैंने आपको दोस्त मेरे लास्ट क्लास से और अब तक की क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया है, वो है परावर्तन। क्या चालू किया है? और परावर्तन के साथ पढ़ाया था मैंने दर्पण। क्या पढ़ाया था? यही बात थी क्या? और इसी कड़ी में, लेकिन दोस्त मेरे, मैं दो बातों के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं। एक तो मैं दर्पण का सूत्र नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। किसका सूत्र? एक चिन्ह कैसे लगते हैं और न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, इस पार्ट को मैं रोक रहा हूं, क्योंकि पहले मैं लेंस पढ़ाऊंगा और दर्पण और लेंस के दोनों के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो मैं एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालोगे आप, जिससे सुविधा रहेगी आपको याद करने के लिए एग्जाम में। तो अगला हेडिंग डालो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या इसी को लिख देना रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, हेडिंग डालो सभी लोग, हेडिंग सभी डाल दिया करो एक बार में ना, मेरे साथ ही आप एक बात तो सुनो। ठीक है, आवाज मेरे हिसाब से तो यहाँ से ठीक जा रही है ना भाई? आपको पता नहीं क्यों आवाज ऐसा लग रहा है, आवाज यहाँ से ठीक जा रही है, थोड़ा सा और देख रहा है, टेक्निकल वाले देख लेंगे आपको। चलो इधर सुनो, आप टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। देखो सुनो समझो, मैंने कहा फिजिक्स में वही समझने का काम है, और यहाँ समझने का ही खेल है कुछ बातों में, और बहुत अच्छी तरह सुनना और समझना। आजकल के एग्जामों में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए थोड़ा सुनना आप। अपवर्तन होता क्या है? देखो सुनो, ये कोई सरफेस है, ये कोई क्या है? ये वो सरफेस है जिसने दो माध्यमों को अलग कर रखा है। कितने माध्यमों को? कैसे? ऊपर वाला जो माध्यम है ये है वायु। क्या है? वायु। और नीचे वाला माध्यम है जल। कैसा है? जल। देखो सुनो, इधर देखो, अपवर्तन का मतलब क्या होता है, मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये कोई प्रकाश की किरण है, किसी एंगल पर आकर इस दर्पण से टकराई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करी? प्रवेश। या दर्पण नहीं है, सॉरी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करी? प्रवेश। तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित। विचलित होने का मतलब, ये किरण सीधी जानी चाहिए थी, क्या क्या सीधी गई है? क्या ये क्या हो गई? अंदर की ओर मुड़ गए। अब ऐसा जरूरी नहीं है
कि हमेशा अंदर की ओर मुड़े या बाहर की ओर मुड़े, वो अलग बात है। पहले मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। अपवर्तन का मतलब होता है दोस्त मेरे कि जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, माध्यम चेंज हो रहे हैं क्या? ऊपर क्या है? वायु, नीचे क्या है? जब कभी भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और अपने पथ से विचलित हो जाए, अपने पथ से क्या हो जाए? विचलित, मतलब उसका जो पाथ है वो डिस्टरबेंस हो जाए, तो समझ लेना उस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अरे क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ठीक है, अगली बात को सुनो भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब कभी भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करे? प्रवेश, और अपने पथ से क्या हो जाए? विचलित, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब काम की बात सुनो। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप ये कहोगे सर कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों अपनी किरण जो है वो विचलित क्यों हो रही है, सीधी क्यों नहीं जा रही? इसका एक रीजन होता है कि जब कभी भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एक घटना तो ये होती है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। अरे किसमें होता है? पहले मुझे बताओ, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? कैसे? देखो सुनो, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि सर्वाधिक प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। कहां होता है? उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। देखो फिजिक्स में एक बात और सुन लो, जो पहले दिन की क्लास अटेंड नहीं करी होगी उनको आगे की क्लास को समझ में भी नहीं आएगी, ये फिक्स है। ठीक है, क्योंकि बार बार पुरानी चीजों से काम चलता रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ही क्लास में ज्वाइन करी होगी तो उनको दिक्कत ही आएगी भाई साहब, पहले ही बोल देता हूं। इसलिए पुराना जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक नया कोई समझ में आएगा भी नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि बीच बीच में पुरानी चीजें जरूर आएंगी। तो हमेशा याद रखो कि जब मैंने कहा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ऊपर वायु है कि नहीं, नीचे क्या है? इन दोनों में प्रकाश का वेग किसमें अधिक होगा? वायु। और जल में क्या होगा? अरे क्या वेग में अंतर आ रहा है क्या? और इसीलिए वेग में परिवर्तन के कारण ही किसकी घटना होती है? अपवर्तन। किसकी होती है? अपवर्तन। लेकिन सुनो, अब मुझे बताओ, वेग में परिवर्तन होगा तो क्या तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा क्या? वेवलेंथ में चेंज होगा क्या? लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, अगर किसी चीज के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा, और अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बिल्कुल दिमाग में रख लो कि अपवर्तन की घटना में वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों में परिवर्तन होता है। लेकिन नोट डाल के एक बात समझ लेने ना कि जो आवृत्ति होती है, अरे क्या होती है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन। इसका रीजन है, अगर किरण जाएगी एक तो निकलेगी भी कितनी? अरे ऐसा ही होगा क्या? अगर जा रही है एक तो निकलेगी भी कितनी? एक। इसलिए अपवर्तन की घटना में वेग और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होता नहीं। लेकिन आपको ध्यान हो, परावर्तन की घटना में वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तीनों में भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो ये दिमाग में आप इसका रखिए। अगली बात को सुनो, समझने के लिए मैं एक बात और बताता हूं आपको कि कभी भी दो माध्यमों की तुलना करो। दो माध्यमों की क्या करनी है? तुलना। तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो, प्रकाश का वेग क्या हो? दो माध्यमों की तुलना करने पर जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो वो माध्यम कहलाता है विरल। क्या कहलाता है? विरल। और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो? कम हो, तो वो ध्यान रखना वो माध्यम होता है सघन। इसको बोलते हैं रेयर मीडियम और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर। देखो इधर सुनो, ये तुम तभी बता पाओगे जब दो माध्यमों की तुलना करो। जब तक तुम तुलना नहीं करोगे तब तक ये बता सकते हो कि कौन सा विरल है कौन सा सघन है, नहीं बता सकते जब तक दो माध्यमों की क्या ना करो? तुलना। इधर हमको पता चल गया ऊपर वायु है, नीचे क्या है? जल। इसमें प्रकाश का वेग अधिक है तो ये माध्यम कैसा हो गया? विरल। और इसमें कम है तो ये क्या हो गया? सघन। और इस टॉपिक में यही सबसे काम की बात है कि तुमको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा सघन। अब मैंने इसलिए आपको ये लिख दिया कि दो माध्यमों की तुलना करोगे तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा वो विरल कहलाएगा, जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा वो क्या कहलाएगा? सघन। अब मैं आपको दो क्वेश्चन बताता हूं, सुनो अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन है कि जब कब, देखो अभी तक तो मैंने ये कहा था कि अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और अपने पथ से क्या हो जाए? विचलित। ये तो अपवर्तन हो गया। लेकिन काम की बात है, तुमसे कैसे पूछेगा इस क्वेश्चन को? इस तरीके से पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो उस स्थिति में क्या होता है? तो हमेशा याद रखना अविलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है।
क्योंकि ये कौन है आई, और ये नीचे वाला कौन क्या है आर। ऐसी स्थिति में कौन आई बड़ा होगा कौन आर से। अच्छी तरह सुन लेना, ये तो भेजे में सेट ही कर लो। पूछने के तरीके हैं कि जब प्रकाश की किरण कोई भी पूछे आपसे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक बार तो हिंदी में लिख देगा, अवलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है नॉर्मल से, या सीधी निकल जाती है तो क्या बोलोगे, अवलंब की ओर झुक जाती है। कहने का मतलब कौन आई बड़ा होगा कौन किससे, आर से। देखो यहां भी ये किरण होगी, वो कौन सी किरण होगी, आपतित किरण होगा क्या। यहां ये भी क्या होगा, अभिलंब, वही नॉर्मल होगा। और यहां ये जो होगी वो अपवर्तित किरण होगी, क्योंकि यहां परावर्तन थोड़ी हुआ है, यहां क्या हुआ है, अपवर्तित। तो ये कौन सी किरण है, अपवर्तित। चलो एक और बात सुनो इस घड़ी में, इधर मैं आपसे बात करूं, लेकिन दोस्त मेरे अगर उल्टा हो जाए, अगर क्या हो जाए, अब की बार मैं ऐसे लिख देता हूं, ऊपर बना लिया मैंने जल, अरे क्या लिख दिया जल, और नीचे लिख दिया वायु। क्या लिखा, वायु। अब मुझे बताइए, ऊपर जल नीचे वायु, तो जल वाला माध्यम कैसा है, सघन, नीचे वाला, अरे है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, जब प्रकाश की किरण वही सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अवलंब से क्या हट जाती है, दूर। ये कौन क्या है, आर, ये कौन क्या है, आई, और ऐसी स्थिति में कौन आर बड़ा होगा कौन, आई से। तो दो नियम है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती, लेकिन सघन से विरल में प्रवेश करे तो अवलंब से, बोलो कोई दिक्कत है क्या। देखो यहां फिजिक्स में रटना नहीं होता है, या बार बार लिखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ जो आजकल की आरपीएफ की एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं इसमें से, यहाँ रेलवे एसएससी बहुत पूछता है, लेकिन पूछने के तरीके चेंज कर दिए। बार बार मैं आपसे क्या कर रहा हूं, पूछने के क्या कर दिए तरीके। अब वो क्या है, वो ये जानना चाहता है कि तुमने टॉपिक को कितना ढंग से पढ़ा है। अब बस वो ये गलती कराता है। पहले क्या होते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लोग करके आ जाते थे। आजकल थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस पूछने लगा है। अब वो ये पूछता है कि इसको नॉलेज कितनी है, ये काम की बात है। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को पूछने का तीसरा तरीका बताता हूं, आपसे ऐसे भी कर सकता है इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके में ये भी कह सकता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, बताओ। ऑप्शन दिया, एक सेकंड सुनो, कौन आर बड़ा कौन आई से, कौन आई बड़ा कौन आर से, कौन आर बराबर कौन आई के, तो क्या बोलोगे, कौन आर बड़ा कौन आई से। ये भी कोई बड़ी बात है क्या, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रट के जाता है ना, वही गलती कर जाता है। तीसरा तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को पूछने का। मैं क्या कर रहा हूं, आते हुए भी गलती करा देगा वो। मैं आपको बताता हूं, जैसे क्या उसने क्वेश्चन पूछा, जब कोई प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करे, कांच से किस में करे। अब देखो तीसरा तरीका सुनना आप अच्छी तरीके से। उसने क्या किया, छुपा लिया और बात को। अभी वो और नॉलेज देखना चाह रहा है कि तुमको कितनी नॉलेज, तुमको बात कितनी समझ में आती है। अब ये ऐसी चीजें हैं कि डायरेक्ट पढ़ के गए, बुक किताबों को देख के गए तो कुछ आंसर नहीं दे सकते। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं। मैंने क्या बोला कि जब प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करे तो बताओ क्या होगा, अवलंब की ओर झुक जाती है, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। क्या हट जाती है, हटेगी क्या। अब कुछ लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। इधर देखो आप, जब अगर आपको माध्यम दे दे, क्या दे दे, माध्यम, तो हमको यहाँ ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सघन है और कौन सा विरल। भाई नियम तो तुमको पता है कि विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में आएगी तो अवलंब से। अब हमको पता चल जाए। अब देखो इसका एक सिंपल तरीका है, ऊपर कांच है, ठोस है, द्रव गैस में से क्या है, ठोस, और नीचे क्या है, द्रव। और ठोस और द्रव में से किसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, द्रव। अरे होगा क्या, इसलिए इसमें प्रकाश का वेग कम है तो ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन, और इसमें अधिक है इसकी तुलना में तो ये क्या हो गया, विरल। ये तो देखो माध्यमों की तुलना करने पर यहां जल कैसा माध्यम था, सघन, लेकिन इन दो माध्यमों की तुलना की तो जल कैसा हो गया, विरल, और ये क्या हो गया, सघन। बात समझ में आई क्या। अब सिंपल सा, जब हमको ये पता चल गया कि ऊपर सघन है नीचे विरल है, तो इसका मतलब सघन से विरल में आ रही है तो अवलंब से क्या हटेगी, दूर। अब मुझे ये बताइए आप, अब ये आजकल क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं एग्जाम में। अब यहां क्या होता है कि जब लट रट का के जाते हैं ना, उनकी पार नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको क्वेश्चंस पूछने के तरीके पता होने चाहिए, टाइप्स पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो अब आपको मैंने 3 बातें स्पष्ट रूप से याद कराई है कायदे से। लिखने के लिए आप बहुत कुछ लिखोगे, लेकिन 3 बातें मैंने स्पेशली याद कराई है आपकी। पहली बात कि मैंने कहा कि अपवर्तन की घटना में किस किस में परिवर्तन होता है, वेग और तरंग दैर्घ्य। किस में परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है
कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आए तो अवलंब की ओर, और सघन से विरल में आए तो अवलंब से। बात खत्म है क्या? और तो पूछने के तरीके समझने की बात थी। लिखो नीचे, हेडिंग डालो अपवर्तन। नीचे लिखो। हाँ वो मैं बताऊंगा, अविलंबित हो तो क्या होगा। पहले 2 पॉइंट लिखो आप एक बार। हेडिंग डालो प्रकाश का अपवर्तन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखना। फर्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, और अपने पथ से विचलित हो जाती है, और अपने पथ से विचलित हो जाती है तो इसे और अपने पथ से विचलित हो जाती है तो इसे अपवर्तन कहते हैं। तो इसे अपवर्तन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अपवर्तन की घटना में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में प्रकाश के वेग, अपवर्तन की घटना में प्रकाश के वेग, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, प्रकाश के वेग कॉमा तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ कॉमा तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है। प्रकाश के वेग और तरंग दैर्घ्य में क्या होता है? परिवर्तन। अरे यार स्वाभाविक सी बात है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो वेग में परिवर्तन होता है क्या? लास्ट क्लास में पहली लाइन में मैंने ये समझा दिया था ये बात, और जब मैंने ये पहले ही कह दिया था लास्ट क्लास के अंदर, वेग में परिवर्तन होगा तो तरंग दैर्घ्य में भी क्या होगा? परिवर्तन। ठीक है, एक बार देखो, ऑनलाइन वाले भी स्पष्ट रूप से एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए ना। ये तो क्या बीच में गैप लग जाता है, थोड़ा सा टॉपिक से आउट हो जाते हो आप, ये स्वाभाविक होता है ना ये। लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो, यहाँ बायोलॉजी की तरह से नहीं चलेगा कि आप 10 मिनट बाद आते हो, क्लास ज्वाइन करते हो, 15 मिनट बाद करते हो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले ही बोल रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है क्या? खुद को ही पता है, ये बार बार चीजें पुरानी चीजों से रिलेट कर रही है। अगर आपने या किसी ने पिछली क्लास नहीं लोगी तो अगली क्लास में दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा तरीका नहीं है कि आप जब चाहो बायोलॉजी की तरह जब जुड़ जाओ और याद रह जाए, नहीं। यहाँ पुरानी चीजें जब तक नहीं समझोगे, नई चीजें बहुत जल्दी से समझ में नहीं आएगी। इसे स्पष्ट रूप से फिक्स टाइम का मतलब फिक्स टाइम ही होता है। 2 बजे क्लास स्टार्ट है तो 2 बजे ही आपको क्लास ज्वाइन करनी है। अगर 10 मिनट लेट आते हो तो जो टॉपिक आगे चल रहा है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा किसी भी सूरत में। लिखो नीचे, तो वेग व तरंग दैर्घ्य में क्या होता है? परिवर्तन। इसके नीचे नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखना, इसके अंदर नोट डाल के लिखना, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। इस लाइन का मतलब है कि अपवर्तन में वेग और तरंग दैर्घ्य में तो परिवर्तन होता है, लेकिन किस में परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता है। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट एक ये लिखो, नहीं डायरेक्ट पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2 माध्यमों की तुलना करने पर, 2 माध्यमों की तुलना करने पर, 2 माध्यमों की तुलना करने पर, माध्यम को बोलते हैं मीडियम। 2 माध्यमों की क्या करने पर? तुलना करने पर डैश लगाओ, इस लाइन के आगे डैश लगाओ और नीचे लिखो, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक
डैश लगा के नीचे लिखो, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक, प्रकाश का वेग क्या अधिक, डैश लगा के लिखो उसके सामने, कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है रेयर मीडियम, विरल माध्यम या रेयर मीडियम। और इसके नीचे लिखना, नीचे लिखो, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, कम। देखो मेरी बात को सुनना, कितने माध्यमों की, दो माध्यमों में, उनमें तुलना करोगे, जिसमें अधिक है वो तो क्या हो गया, विरल, और जिसमें कम है वो क्या कहलाएगा, सघन। डैश लगा के लिखो, सघन माध्यम, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन। एक बार देखो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के देखो, इधर देखो, मुझे क्या बताओ, ये नीचे क्या लिख रखा है, सघन का मतलब समझते हो, मतलब कण क्या है, अरे स्वाभाविक बात है क्या। और जब पार्टिकल या कण पास पास होंगे तो मुझे बताओ प्रकाश का वेग अधिक होगा कम, स्वाभाविक बात, ठीक है। वैसे भी देखो, इन तीनों माध्यमों में बात करूं, गैस, द्रव और ठोस में से सबसे कण दूर दूर किसमें होते हैं, गैस में, उससे कम, उससे कम, अरे होता है क्या। तो स्वाभाविक बात है कि जब प्रकाश, जब सघन होगा तो कण पास पास होंगे तो प्रकाश को जाने में वेग क्या होगा, कम, और जब डेंसर, विरल मतलब कण क्या है, दूर दूर, इसलिए प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक। तो हम समझ भी सकते हैं कि अगर सघन माध्यम है तो प्रकाश का वेग क्या होगा, कम, और विरल होगा तो क्या होगा, अधिक। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जब प्रकाश की किरण, नीचे लिखो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल से, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर, तो अभिलंब, अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती। इस डायग्राम को देखो, इस वाले में विरल से किसमें प्रवेश कर रही है, सघन, और अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रहे। इस डायग्राम को बना लो जल्दी से, इस लाइन के नीचे ये डायग्राम बनाओ। और नीचे लिख देना कोण आई बड़ा होगा कोण आर से। कंप्लीट है भाई साहब सबका।
वही आपतित किरण है, अभिलंब है और अपवर्तित किरण है, क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण होगी। ठीक है, इधर देखो नीचे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके नीचे, जब प्रकाश की किरण, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, हो गया काम? हाँ लिखो, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब से क्या हट जाएगी? दूर। इस डायग्राम को बनाओ, इसको देख लो खुद ही, कौन आई क्या हो गया? छोटा, और कौन आर क्या हो गया? बड़ा। लिख लेना नीचे, इसमें सेम उतार दो। और नीचे जरूर लिख देना यहाँ पर, कौन आर बड़ा होगा कौन आई से। अपवर्तन में है ना, कौन आर बड़ा होगा कौन किससे? आई से। देखो दोस्त मेरे, मैंने तो तुमको क्या बताया, तीन बातों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया है कि अपवर्तन की घटना में वेग तरंग दैर्ध्य में क्या होता है? परिवर्तन, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन। दूसरी बात ये थी कि जब प्रकाश, देखो विरल और सघन तो समझने की बात थी, कोई ये नहीं पूछेगा जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है वो कौन सा होता है, ये सबको पता है। काम की बात ये पूछेगा, विरल से सघन में आएगा तो अवलंब की ओर झुकेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अवलंब से क्या हटेगा? दूर। लेकिन, किंतु, मगर, परंतु एक बात मैंने स्पष्ट रूप से बोली थी कि अपवर्तन की घटना के लिए प्रकाश की किरण का किसी ना किसी एंगल पर आना जरूरी है। किसी ना किसी, किस पर? एंगल। देखो ये किरण ऐसे आ रही है झुकी हुई, अरे आ रही है क्या? लेकिन दोस्त मेरे, अगर कभी प्रकाश की किरण, ये कोई सतह है, और अगर कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है लेकिन अविलंबित आपतित हो, कैसी? 90 डिग्री का कोण बनाकर परपेंडिकुलर या अविलंबित आपतित हो, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी तो क्या निकल जाएंगी? सीधी। ऐसी स्थिति में अपवर्तन की घटना होगी क्या? नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर अविलंबित होती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? सीधी निकल जाती। ठीक है, नीचे लिखो, नीचे नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश की किरण, हाँ नहीं डायरेक्ट लिख दो पॉइंट, जब प्रकाश की किरण, इसी में तीसरा पॉइंट लिख दो जो चल रहा था उसी में, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर, किसी सतह पर, किसी सतह पर अभिलंबित आपतित होती है, किसी सतह पर अभिलंबित आपतित होती है, किसी सतह पर अभिलंबित आपतित होती है तो
जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर अविलंबित आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? सीधी निकल जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, मतलब सीधी निकलने का मतलब, बोलने का मतलब ये है ना, अपवर्तन तो होगा ही नहीं, लेकिन वो बोलते क्या है उसको, सीधी निकल जाती है, इसलिए तो बोला है। तो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? सीधी। 3 कंडीशन बोली है, विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब की ओर, सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से, और अगर अवलंबित आपतित होगी तो बात खत्म है क्या? बस ये याद रखना है आपको, हर बात को समझ लो अच्छी तरीके से, वरना बिना समझे कोई बात समझ नहीं आएगी। यहां देखो, इधर सुनो, इधर कड़ी में आ जाइए। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद आता है अपवर्तन के नियम। अरे किसके नियम? अपवर्तन। यहां भी एक पॉइंट बता रहा हूं, बस ध्यान रख लो आप तो एग्जाम के लिए, गौर करके सुन लेना। क्या नियम है? आपको ध्यान हो तो जैसे मैंने परावर्तन के नियम बताए थे, सेम उसी तरीके से मैंने कहा पहला नियम जो है, देखो इधर आ जाओ आप, ये देखो पहला नियम क्या कह रहा है? ये आपतित किरण है क्या? ये क्या है? और ये अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? तल का मतलब मैंने कहा था, ये दिख रहा है बोर्ड, ये अपने आप में एक क्या है? तल। दो चीजों का मतलब होता है, जैसे एक तल ये, एक तल ऐसा, ये 2 तल होते हैं। ऐसे 3D हो सकता है, 2D हो सकता है। इसी तरीके से चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, तल हमेशा कितना यूज होगा? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल। दूसरा नियम सुनो, और यही काम की बात है, बस एक क्वेश्चन है यहाँ पूछने के लिए, वो याद रखना। और कैसे पूछेगा वो मैं बताऊंगा आपको। ये जो आपतित किरण है क्या? अरे बोलो। इस आपतित किरण द्वारा बनने वाले आपतन कोण, ये है क्या? इस आपतन कोण की ज्या, अरे क्या बोला है? ज्या अलग चीज होती है। ज्या का मतलब होता है साइन, मैथ में पढ़ा है क्या? और कोज्या का मतलब होता है कॉस। क्या होता है? मतलब आपतित किरण द्वारा बनने वाले आपतन कोण की ज्या, उसको हम साइन आई बोल सकते हैं क्या? और अपवर्तित किरण द्वारा बनने वाले अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है? साइन आर। अरे क्या होती है? साइन आर। तो देखो इधर सुनो आप, मैं इधर समझा रहा हूं तुमको। दूसरा नियम ये कह रहा है कि आपतित किरण द्वारा बनने वाले आपतन कोण की ज्या क्या? साइन आई। व अपवर्तित किरण द्वारा बनने वाले अपवर्तन कोण की ज्या क्या? साइन आर। इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है। एक क्या होता है? स्थिरांक। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, नियतांक होता है। क्या होता है? क्या मतलब होता है? समझो अच्छी तरीके से। ये कह रहा है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात करोगे ना तो एक निश्चित मान आएगा। एक कैसा आएगा? निश्चित मान का मतलब इन दोनों का अनुपात, अगर मैं ये कह दूं 1/2 है, कितना है? तो अगर साइन आई का मान 1 है तो इसका मतलब फिक्स है कि साइन आर का कोई भी मान आएगा उसका आंसर कितना आएगा? 2। तो एक निश्चित मान आता है, इसको बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। लेकिन तुमको तो एक बात बताता हूं, तुमको कोई जरूरत नहीं इन बातों से। तुम्हारा तो एक काम है, ये जो बात कही थी ना, वो एक वैज्ञानिक था जिसने कही थी, उसका नाम था स्नेल। अरे क्या नाम था? इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? अब मेरी बात को गौर करके सुन लो। तुमसे क्या पूछेगा ना, तुमको ऐसे याद करना है आपतित किरण द्वारा बनने वाले आपतन कोण की ज्या, अपवर्तित किरण द्वारा बनने वाले अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता नहीं। तुमसे क्वेश्चन इतना सा पूछेगा, या तो ऐसे लिखेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ये किसका नियम है? ऑप्शन स्नेल का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम। तो क्या बोलोगे? या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा स्नेल का नियम इनमें से कौन सा है, तो क्या बोलोगे? साइन आई बटे साइन आर बराबर नियता। ऐसे 4 ऑप्शन लिख देगा, उसमें से ये छांट लेना, साइन आई बटे साइन आर बराबर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? और ये किसका नियम है? नीचे लिखो अपवर्तन के नियम, हेडिंग डालो अपवर्तन के नियम। साउंड की क्या दिक्कत आ रही है? एक बार कंफर्म करो ना साउंड के ना। ठीक है भाई, हम यहाँ टेक्निकल टीम ने 2-3 बार देख लिया। एक बार है ना, आप सब लोगों ने लिखा भी साउंड की यहाँ से तो सही चीज आ रही है, आप अपने एक बार देख लो एक बार। ठीक है, अपवर्तन के नियम, हेडिंग डालो अपवर्तन के नियम। किसके नियम? अपवर्तन।
और फर्स्ट लिखो इसके अंदर नियम। पहला नियम लिखोगे, आपतित किरण, पहला लिखो नियम, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण व अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। तो दिमाग में रख लो इस बात को, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। सेकंड नियम लिखो। सेकंड नियम में कुछ नहीं लिखना आपको, हिंदी केवल इतना सा लिखना है, एक ब्रैकेट के अंदर साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या? नियतांक। और ऐसे जैसे मैंने ब्रैकेट में बंद करा है आप भी बंद कर लो, और इसके नीचे लिख लो, काम की बात मैं फिर बोल रहा हूं, अगर पूछेगा तो ये लिख दो, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम है, इसका मतलब इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं? स्नेल। ठीक है, अब मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, कुछ याद मत करके जाओ, मेरे कहने से एक शब्द याद रख जाना, इसमें से नियम में से केवल एक ही बात पूछेगा, क्योंकि नियम मुझे दोनों लिखाने थे, लेकिन तुम तो एक बात याद रख लेना कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या? नियतांक। ये किसका नियम है? सिंपल सी बात है क्या? अब आ जाओ एक बात, अभी फिर गौर करके सुनना। इसी अपवर्तन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो खूब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें से, और वो क्या है? एक शब्द आता है जिसका नाम होता है अपवर्तनांक। अरे क्या आता है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको शब्द ही समझ में नहीं आता है। अपवर्तन अलग चीज है, और ये क्या लिखा है मैंने? और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेडिंग डालो सभी लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक क्या होता है क्या नहीं होता, सुनना समझना। देखो उतार ली सबने? देखो क्या शब्द होता है, मतलब समझो इस शब्द का मतलब। एक्चुअल में दोस्त मेरे क्या होता है कि हर माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है। हर किसका? माध्यम का मतलब कोई भी ठोस चीज है, कोई द्रव है या गैस है, उसका अपने अपना क्या होता है? अपवर्तनांक फिक्स होता है। अरे क्या होता है? फिक्स। उसका एक निश्चित मान होता है। तो यह अपवर्तनांक क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई साहब, है ना। अपवर्तनांक बराबर क्या बराबर? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। अगर इन दोनों का अनुपात कर दिया जाए, मेरी बात को गौर करके सुनना। अपवर्तनांक अगर कभी भी किसी चीज का निकालना हो तो उसका तरीका क्या है? किसका वेग? निर्वात में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और किसमें? माध्यम का मतलब कोई भी ठोस द्रव गैस हो सकता है, उसमें प्रकाश का वेग। इन दोनों का अनुपात कर दिया जाए तो आप किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हो? अपवर्तनांक। अरे क्या? अपवर्तनांक। और ये जो अपवर्तनांक होता है ना, इसको दोस्त मेरे इस सिंबल से लिखते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। अरे क्या बोलते हैं? म्यू। कंफ्यूज मत हो ना, कुछ लोग कहोगे सर ये क्या है। जैसे साइंस में कुछ चीजों के नाम, जैसे आपने ए को ऐसे लिखते हो आप, अरे सिंबल है क्या?
ऐसे ही अपवर्तनांक को इस सिंबल से दर्शाया, इस सिंबल का नाम होता है म्यू। क्या नाम है? म्यू। चलो एक और बात सुनो, मैं क्या समझा रहा हूं वो सुनो। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन बोलूं क्या होती है, तो मेरी बात को सुनो। आपको लास्ट क्लास में मैंने एक बहुत बात बोली भी थी कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? अरे होता है क्या? और ये मैंने कहा था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही बात है क्या? एक तरह से मैं अपवर्तनांक के बारे में ये कह सकता हूं कि माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में कितना कम है। कितना क्या है? वो क्या कहलाएगा? बोल सकता हूं क्या? स्वाभाविक बात है, क्योंकि सर्वाधिक तो निर्वात में होगा। अगर माध्यम में प्रकाश का वेग होगा तो मेरी बात को सुन लेना, वो कम ही होगा, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में कितना कम है, वो उसका अपवर्तनांक कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। ये तो समझने की बात थी, तुमको कुछ नहीं रखना है, तुमको एक फॉर्मूला याद रखना है कि कोई पूछे आपसे कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो क्या बोलोगे? निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। लेकिन सुनना, आपसे कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा, यहां आपसे आएगा न्यूमेरिकल। क्या आएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और बहुत बार आपसे पूरे चांस रहेंगे यहां से आने के। मैं हाल ही में एलडीसी और सीईटी 2 एग्जाम लगेंगे, इनमें देख लेना किसी ना किसी में यहां आने के चांसेस रहेंगे। और कैसे पूछेगा वो सुनो आप। ये 3 चीजें हैं कि नहीं? इसमें कौन कौन सी है? अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का। इनमें से 3 में से कोई 2 चीज दे दे तो एक चीज निकाल दोगे क्या? स्वाभाविक है क्या? लेकिन मैं और बताता हूं, ये तो आप सबको पता चल गया होगा कि एक्स ऑप्शन में या क्वेश्चंस आपको दे, न्यूमेरिकल दे, उसमें दे या नहीं दे, लेकिन एक चीज तो फिक्स है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸। फिक्स है कि नहीं है? लास्ट क्लास में बताया था क्या? अब बची कितनी चीजें? तो हम ये कहते हैं कि हमारे साथ अगर सवाल कोई दिया जाए, न्यूमेरिकल दिया जाए, तो इन दोनों में से कोई एक चीज दे दे तो एक चीज निकाल सकते हो क्या? चलो मुझे एक बात बताओ, अभी तो थोड़ा सा एक बात बताना, इनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि अपवर्तनांक कभी भी निर्वात में प्रकाश के वेग पर निर्भर करेगा क्या? क्योंकि इसका मान तो क्या है? किस पर निर्भर करेगा? माध्यम में प्रकाश के। इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो माध्यम में प्रकाश का वेग, क्योंकि एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल टू है क्या? देखो बस यही अंतर है भाई साहब। आपसे जो आप जो करते हो ना एग्जाम में कि आजकल हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं होते, या जैसे रेलवे के पेपर्स लगे, आगे जो पेपर लगे भी वन रक्षक के खूब क्वेश्चंस आए हैं, इसमें से दिक्कत यही है एग्जामिनर थ्योरेटिकल चीज पूछ रहा है आजकल, समझ के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो नहीं है कि यार निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, सबको पता है, बहुत पूछ लीजिए, आप भी पूछ सकता है। लेकिन बात यह है कि आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है, और मैं आपको बताऊंगा इसमें से कैसे किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं, कभी कोई हमसे अपवर्तन की कहता है ना, तो हम उसके उदाहरण रट के चले जाते हैं कि सिक्का पानी में डूबे, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे, दिख गया, खूब देख लिया, अब तक बार बार नहीं पूछता रहेगा। ठीक है, अब अंतर क्या है? अब लोग क्या है, अभी भी उसी पैटर्न पे पड़े हुए हैं कि पूर्णांतिक परावर्तन के उदाहरण रट लो, विवर्तन, इनके सबके रटटा के चले जाओ, खूब पूछ लिए। अब अंतर में ये नहीं कहते, ये कंपटीशन लाइन है। क्वेश्चंस आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सब इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर के 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर टॉपिक में एक क्वेश्चन बनाता है, किसी टॉपिक में से सीधा देता है और किसी में से क्या करता है? बड़ा करता है। तो इसी तरीके से किस में से क्या आएगा वो तो एग्जामिनर बताएगा, लेकिन हमको हर लाइन पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या पूछेगा? एक न्यूमेरिकल पूछेगा, मैं बताता हूं आपको क्या किया उसने। वो ये कह रहा है, सुनना अच्छी तरीके से, कि कांच के माध्यम में, किसके माध्यम में? कांच के माध्यम में प्रकाश का वेग मान लो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अरे मीटर प्रति क्या है? मेरी लाइन समझ में आ रही है क्या? मैंने कहा कांच के माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति क्या है? सेकंड। तो वो कह रहा है कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। कांच का क्या कितना आएगा? 2। क्योंकि देखो आप ऐसे ही निकालोगे, अपवर्तनांक बराबर ऊपर लिख रखा है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ बटे माध्यम में कितना है? 1.5 × 10⁸। इसको काटोगे तो कटेगा क्या? कितना आंसर आएगा? 2। अरे आएगा क्या? सिंपल सी बात है। लेकिन यहां इसके आगे हमने अपवर्तनांक के आगे कोई मात्रक लगाया है क्या? क्या इसका कोई मात्रक होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऊपर क्या है? वेग। नीचे क्या है? और वेग से वेग,
इसलिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है इनमें से कौन सी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, तो अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक होता नहीं। अब मुझे बता अब ये क्या होता है, 90% लोग तो, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, न्यूमेरिकल आता है अरे छोड़ो नहीं होगा। अब यार इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है क्या? बस एग्जामिनर क्या चाह रहा है मैं बता देता हूं। एग्जामिनर वो चाहता है कि अगर मैं सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछता हूं ना तो ये आंसर दे जाएगा, उसको ही पता है। वो थोड़ा टफ करने के लिए उसने एक बात देखी है कि मैं अगर इस सवाल को करता हूं तो इसका एक तो पता चल जाएगा, तो इसको अपवर्तनांक का फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, तभी आंसर करेगा। दूसरा, इस सवाल को ये समझता है नहीं समझता, तो हमको फॉर्मूला आता है तो सवाल करने में कोई दिक्कत है क्या? उल्टा कर देता, मैं ये कह देता कांच का अपवर्तनांक 2 है, कांच का अपवर्तनांक क्या है 2, तो कांच में प्रकाश का वेग निकाल देते, क्या कितना आता? 1.5 आ जाता। अरे आ जाता क्या? सिंपल सी बात है। ये होता है एक इस तरीके से सवाल आ सकता। अब तुम क्या कर रहे हो, फिजिक्स में नॉर्मली यही करके जाता है लड़का गलती। अभी तक जो मैंने, हाँ एक तो बीच में ही हूं, फिर उसका क्या 4-5 दिन हो गए, 2 दिन से लगी नहीं मेरी क्लास, फिर वही एक बात चालू है, उसके अब क्या है 5 दिन हो गए, इज्जत हजम नहीं हुई। अब वो इसको बताएगा कि मैं देखो मेरी बोलो तो सही, पता चल गया भाई साहब तेरे बारे में खूब। ठीक है, अगली बात तो सुनो दोस्त, अब तक जो मैंने पूरी लाइन बताई है ना आपको, ये तो केवल समझाया है। तुमको क्या तुमको तो एक लाइन याद रखनी थी। तुमसे कोई पूछता है कि अपवर्तनांक क्या है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, बात खत्म भाई साहब। अब कोई न्यूमेरिकल आए तो कर दोगे क्या? चलो एक और सुनो अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं, ये ऐसी बात नहीं थी दोस्त मेरे, पहले भी इसमें से खूब कुछ सवाल की बजाय इसमें से, इस अपवर्तनांक में से क्वेश्चन आता था एक, और वो क्या आता था वो सुनो। एक शब्द है इसके अंदर, मेरी बात को गौर करके सुनो। मैंने कहा हर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? फिक्स होता है। अरे होता है क्या? तो एग्जाम में एक सारणी दे रखी है आपको बुक्स के अंदर, और क्वेश्चंस क्या है? अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम। अरे कैसा क्रम? इंक्रीजिंग सीरीज बता रहा हूं मैं अपवर्तनांक की, कि किसका सबसे कम अपवर्तनांक होता है, किसका सबसे ज्यादा। मेरी बात को गौर करके सुनो। अगर मैं क्रम की बात करूं, किसकी बात करूं? क्रम, तो दिमाग में रख लो सबसे कम माध्यमों की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? देखो सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है ना, वो तो होता है निर्वात का। किसका होता है? इससे ज्यादा होता है वायु का। अरे किसका? लेकिन माध्यमों में बात करूं तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? वायु। उससे ज्यादा अपवर्तनांक होता है जल का। अरे किसका? जल से ज्यादा होता है तेल का। किसका? तेल का। तेल से ज्यादा होता है कांच का। किसका होता है? कांच। और कांच से ज्यादा जो होता है वो बिल्कुल याद रखना, कांच से ज्यादा होता है हीरे का। किसका? हीरे का। बहुत अच्छी तरह सुनना भाई साहब, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है और समझने की बात है। ये पूरा क्रम याद ही करना पड़ेगा आपको कि सबसे कम किसका है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये क्रम आपको 101% याद करना है। पहले क्या आता था मैं बता देता हूं। पहले एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का। और कितना होता है? तो ये मान भी याद रखना है 2.42 होता है। अरे 2 पॉइंट क्या होता है? ये RS प्री में आया हुआ है, ये SSC ने पूछा है, ये रेलवे ने पूछा है, बहुत बार आता है एग्जाम में, पुरानी एग्जाम के सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे। मतलब ये तो फिक्स है कि हीरे से ज्यादा किसी का अपवर्तनांक होता नहीं। लेकिन इसके अलावा पहले हम यही कहते थे कि तुम इसी को याद करके चले जाना, लेकिन आजकल एग्जाम में क्या करता है, आपको इन सबको याद रखना है। ठीक है, कि सबसे कम किसका है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। किसी को भी इनमें से कोई भी 3 नाम ले लेगा, पूरे तो नहीं लेगा, 3 लेगा, या कितने नाम लेगा? 4। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे RPF की एग्जाम में आया था ऐसा क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम बताओ या घटता क्रम बताओ। बढ़ता या, ये कैसा क्रम है? इधर चलेंगे तो स्वाभाविक बात है क्या? लेकिन फिर सुनो एक बात, अब एग्जामिनर क्या करता है वो सुनो आप अच्छी तरीके से। एग्जामिनर समझने के लिए यही काम कर रहा है आजकल के एग्जाम, कि आपकी बुक्स में यही समझा रखा है बस, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लूं, इसको ऐसे देके इसका उल्टा भी कर सकता है आपसे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई भी 4 चीजें ली और आपसे पूछे कि प्रकाश के वेग का बढ़ता या घटता क्रम बताइए। प्रकाश के वेग का बढ़ता या, अब तुमको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि
अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश के वेग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात। अरे होगा क्या? मतलब अगर इधर के इधर जा रहे हो, कहीं पर अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो प्रकाश का वेग क्या होगा? घटेगा। इनका मतलब इन सब में सबसे कम प्रकाश का वेग। देखो दो चीज हो गई यहां कांच भी और हीरा भी है। कांच भी और क्या है? क्या ये दोनों ठोस हैं क्या? भाई ठोस, द्रव और गैस दे रखा होगा तब तो तुम बता दोगे कि प्रकाश का वेग किसमें ज्यादा है? गैस में। द्रव में कम और गैस में सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसमें होगा? ठोस में। लेकिन यहां दोनों ठोस हैं कि नहीं? इन दोनों में किसमें ज्यादा है? ये दोनों द्रव हैं कि नहीं? जल और तेल। इनमें से प्रकाश का वेग किसमें ज्यादा है? जल में। अरे किसमें? अरे इधर से इधर जाने पर अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रकाश का वेग क्या होगा? घटेगा। प्रकाश का वेग इधर से इधर जाओगे तब क्या होगा? बढ़ेगा। तो तेल और जल में किसमें ज्यादा होगा? जल में। या देखो फिर सुनो, आप कभी कभी क्या करते हैं दोस्त मेरे हम, कि बहुत बार चीजें हमको आती तो हैं लेकिन हम दिमाग भी नहीं लगाते एग्जाम में कभी। तुम थोड़ा सा सोच के देखो, जल और तेल में से गाढ़ा कौन होगा? अगर जल और तेल में से तेल गाढ़ा होगा तो तेल के अंदर कण पास पास होंगे जल की तुलना में? अरे होंगे क्या? एक ने तो लिखा भी था, उससे पहले कमेंट में आया था सर जल में कण कहां होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पार्टिकल भाई साहब। हर कोई चीज है, कोई भी पदार्थ है, कणों से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, ऐसे दे। अब मेरी बात को सुनो, जल और तेल में से कण तेल में क्या होंगे? पास पास। और जब कण पास पास होंगे तो जल और तेल में से प्रकाश का वेग कम किसमें होगा? तेल में। और जल में क्या होगा? ज्यादा। उससे ज्यादा और उससे ज्यादा निर्वात। मैंने कहा भी था कि निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो इनमें आरपीएफ की एग्जाम में इनमें से 3 लिए थे नाम, और उनका बढ़ता हुआ घटता क्रम पूछा था प्रकाश के वेग का। प्रकाश के किसका? वेग। अब चाहे प्रकाश के वेग का पूछे, अपवर्तनांक का पूछे, बता दोगे क्या? अब पहले मैं आपको बता देता हूं इन टॉपिकों को, या पहले ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी आप आगे पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं 2 मिनट के अंदर टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। ये अपवर्तनांक होता है। मैं जब से आपको लाइनें 3 ही याद करवाई है मैंने, कुछ याद, लेकिन मैं आपको समझा ये रहा हूं कैसे पूछेगा, कैसे। मतलब ये थोड़ा, हाँ 2.42 होता है क्या? देखो एक बात समझ लो, यहां मैं आपको बता देता हूं 2.48 तो नहीं होता, कहीं किसी बुक में देखा हो तो 2.47 और लिखाया है। 2 क्या है? 4 से, लेकिन एग्जैक्ट 2.42 ही होता है ना कायदे से। वो गलती से कहीं आया लिखा हो, या तो एनसीईआरटी ने लिखा है, किसी ने लिखा है, लेकिन कायदे से हमारी पुरानी बुकों में स्पष्ट रूप से सही लिखा भी था 2 क्या होता है? 4। ये दिमाग में रख लेना। तो चलो एक मेरी बात को गौर करके सुनो। तो मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं बार बार आपको टॉपिक में यही बता रहा हूं, कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, कितने तरीके होगा। तुम्हारा सबका ध्यान किस पे होता है? रटने पे ज्यादा रहता है कि हमको क्वेश्चंस बता दो। नहीं, क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा दोस्त मेरे। मैं बार बार बात कर रहा हूं, आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने हैं तो नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस पता होने चाहिए, कैसे पूछेगा और क्या करेगा। ध्यान रखो, हेडिंग डालो अपवर्तनांक, नीचे लिखो अपवर्तनांक, उतार लिया सबने, और नीचे लिखो आप जैसे मैंने लिखा है सेम फॉर्मूला उतार दो। अपवर्तनांक बराबर लिख दो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। सेम फॉर्मूला उतार दो। अपवर्तनांक बराबर लिख दो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। मैंने लिखवाया उतना ही लिखोगे, फिर मैं ही लिखवाऊंगा आपको सब कुछ बातें। अपवर्तनांक बराबर लिखो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। जैसे मैंने बंद किया ब्रैकेट में, ऐसे बंद कर दो एक बार। फिजिक्स में फॉर्मूले का ही महत्व होता है ना। म्यू तो लिखने का तरीका है। इस अपवर्तनांक को हम बहुत बार क्या अपवर्तनांक न लिखकर क्या लिख देते हैं? म्यू। जहां अपवर्तनांक लिखा है क्या, उसी के ब्रैकेट में ऐसे लिख दो म्यू बोलते हैं इसको। म्यू बोलते हैं ना। अब नीचे लिखो आप एक पॉइंट, नीचे एक पॉइंट लिखो, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक मतलब यूनिट नहीं होती है।
अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। इस लाइन को मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। अपवर्तनांक का क्या नहीं होता? मात्रक। देखो एक बार सुनो, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता हो वो एक बार मेरी बात को सुन लो। मात्रक का मतलब समझते हो क्या? मात्रक का मतलब होता है कि ये बताता है, मात्रक आप किस चीज को माप रहे हो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट। क्या बोलते हैं? किस चीज को क्या कर रहे हो? माप रहे हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने 5 लिख दिया। क्या लिख दिया? तो ये 5 एक संख्यात्मक मान है। कैसा मान है? लेकिन इस 5 के आगे मैंने जे लगा दिया। जे का मतलब होता है जूल। क्या? तो ये 5 जूल लिखते ही समझ में आ गया कि ये जो अगर मुझसे पूछा जाए ये क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है? इस 5 के अंदर अगर जूल हटाता मैं न्यूटन लगा देता। क्या लगा देता है? न्यूटन। तो ये बल बता रहा है। क्या बता रहा है? अगर मैं इसके आगे अगर मैं बात करूं मीटर प्रति सेकंड लिखता तो ये बता रहा है वेग। क्या बता रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? मतलब मात्रा की वो चीज है, वो ये बताती है कि हम किस चीज को माप रहे हैं। ऐसे अपवर्तनांक का किसी भी तरह का कोई मात्रक होता नहीं है। चलो एक और बात सुनो, नीचे एक पॉइंट लिखो। पहले न्यूमेरिकल लास्ट में लिखवाऊंगा, पहले ये लिखो, एक हेडिंग डालो इसी में, अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम। नीचे एक पॉइंट लिखो, अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम। अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम। अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम। क्या सी? हाँ देखो, इसमें तेल में केरोसिन का तेल, तारपीन का और भी तेल आ सकता है, वो कोई भी आ सकता है। नीचे लिखो, अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम। सेम उतार लो इसको ऐसे कैसे। वैसे सबके अपवर्तनांक के मान फिक्स होते हैं, लेकिन मैं याद नहीं करवा रहा हूं, कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको। इसका निर्वात का आपको एक होता है। क्या होता है? वायु का होता है 1.003, जल का होता है 1.33, तेल का होता है 1.44। ठीक है, वैसे इसका लगभग अगर मैं बात करूं 47 तक हो सकता है ना, और ये जो होता है वो लगभग 1.5 होता है, और ये क्या होता है हीरे का 2.42। तो लगभग में लिखते हैं ना, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये तो उनके लिए बताया, किसी ने पूछा था कि मुझे पता है मान, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। कभी पूछेगा तो किस बल किसका पूछेगा? हीरे का, जिसको रट लेना आप इसको। और एक लिखना चाहो ज्यादा से ज्यादा तो एक वायु का और लिख के रख लेना, 1.003 होता है। हाँ बर्फ भी होती है, मैं जो मैं बता रहा हूं उतना याद रख के चले जाओ अभी एग्जाम। उतार लिए सबने? जहां तुमने हीरा लिखा है ना, हीरे के नीचे ही लिख देना, मान भी लिख देना, और ये लिख देना सर्वाधिक अपवर्तनांक। हीरे के नीचे लिख देना सर्वाधिक अपवर्तनांक। तो ये भी कहे ना कोई सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो ध्यान रखना हीरे का सर्वाधिक अपवर्तनांक। सर्वाधिक क्या? अपवर्तनांक। ठीक है भाई साहब, नीचे लिखो नेक्स्ट। अब एक न्यूमेरिकल लिखवा दूं आपको, नीचे लिखो एक न्यूमेरिकल, उतारो नीचे एक, नीचे एक न्यूमेरिकल लिखना आप लोग सब। कांच के माध्यम में, नीचे लिखो एक न्यूमेरिकल, कांच के माध्यम में, न्यूमेरिकल लिखो एक, कांच के माध्यम में, कांच के माध्यम में प्रकाश का वेग, कांच के माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 इधर से देख लो भाई साहब, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो।
कांच के माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। कांच का क्या ज्ञात करो? अपवर्तनांक। निकाल दोगे क्या? और मैंने अभी आपको बताया था कि आप तो डायरेक्ट लिख दोगे अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग था क्या? कितना था? 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे कांच में कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10 की पावर 8। इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। लिख देना आंसर भाई साहब। ठीक है, तो लिख दो। उतार लिए सबने? अब ये शब्द था अपवर्तनांक भाई साहब। क्या था? अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई आपको? अब मैंने आपको यहाँ सब देखो, आप खुद देखो, एक बार सीधे बैठो। आपसे आपको मैंने क्या बोला है? आपको तो एक लाइन मैंने बोली है कि अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का। अपवर्तनांक का मात्रक। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का। ठीक है भाई साहब, एक मैंने का क्रम जरूर याद रखना। सबसे कम किसका अपवर्तनांक? निर्वात, उससे ज्यादा वायु, वायु से ज्यादा जल, जल से ज्यादा तेल, कांच और हीरा। देखो ये 2 जगह काम आ रहे थे, आपको ध्यान हो तो देखो, सुनो मेरी बात, बस यही बात है। देखो एक शब्द कितनी जगह काम आ सकता है। इस शब्द का मतलब मैं तो समझाता हूं आपको। जैसे कोई ये कहे कि कोई प्रकाश की किरण तेल से कांच में प्रवेश करे। तेल से किसमें? तो बताओ क्या होगा? अवलंब की ओर झुकेगी, दूर हटेगी। तो यहां भी देखो, ये तेल और कांच में से किसमें प्रकाश का वेग ज्यादा है? अरे ये ठोस है, ये लिखद्रव है। अरे है क्या? देखो ऐसा कर देता, चलो तेल और जल लिख देता। अब दोनों लिक्विड लिख दिए, ठीक है? तो हमको पता है जल में क्या है? ज्यादा। तो ये क्या हो गया? विरल। और ये क्या हो गया? सघन। और सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर। अब ये जब क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, तो एग्जाम में हर कोई लड़का नहीं कर सकता। ये वही करेगा जो समझ के गया, लोगों को पता ही नहीं चलता क्वेश्चन आते कहां से। तो बस ये सर 2 कैसे आया? अरे भाई साहब 3 में 1.5 में मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कटेगा क्या? और 1.5 से 3 कटेगा, 2 आएगा भाई साहब। ठीक है, हाँ अब कैसे? ऐसे ही आएगा जैसे आ रहा है। चलो अगली बात को सुनो, एक एग्जाम्पल लिखो, एक हेडिंग डालो, अपवर्तन के उदाहरण। हेडिंग डालो, अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के क्या उदाहरण? इधर देखो भाई साहब, ये पुराने क्वेश्चन से आपने खूब सुने भी होंगे या आपको पता भी रहेंगे। मैं एक बार लिखवा देता हूं क्योंकि एग्जाम में सीईटी में बिल्कुल आ सकते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ लेता आपसे। देखो पहला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। घटना कौन सी है? अपवर्तन। क्या? देखो समझने के लिए मैं एक बात बता दूं आपको, तो मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि अपवर्तन की घटना में या तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी, या क्या हटेगी? दूर। मतलब अपनी स्थिति में दिखाई देगी क्या? इसलिए पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना घटना कौन सी होगी? अपवर्तन। दूसरा सुनो, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना घटना कौन सी है? अरे कौन सी? अपवर्तन। ये बात तो खूब सुनी और समझिए सबने। तीसरा सुनो, आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना कौन सी घटना है? अपवर्तन। सिंपल सी बात है भाई साहब, मैं एक बात बता देता हूं अच्छी तरीके से कि अपवर्तन की घटना में एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना कि जो तारों का प्रकाश होता है फिक्स प्रकाश होता है। कोई तारे टिमटिमाते नहीं है, ट्विंकलिंग नहीं करते। अगर मैं बात करूं तो तारों से क्या होता है कि वायुमंडल में ये परतें होती हैं, क्या? क्षोभ मंडल, समताप मंडल वगैरह सबके बात करूं तो जब ये तारों से प्रकाश आता है तो इनमें जब प्रवेश करता है ना, तो इनके माध्यम अलग अलग होते हैं। माध्यम क्या होते हैं? क्योंकि उनके घनत्व चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज होते हैं? घनत्व। तो कभी तो अवलंब की ओर झुकती है, कभी दूर हटती है, कभी झुकती है, और इसके कारण वो प्रकाश मेन स्थिति में दिखाई देगा क्या? टिमटिमाते हुए दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? टिमटिमा। तो तुम तो अब ये जरूरत नहीं है इन बातों को, आपको तो एग्जाम्पल याद रखना है कि आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना घटना कौन सी होगी? अपवर्तन। और एक बात और सुन लेना भाई साहब, बहुत बार आता है एग्जाम में कि सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का 2 मिनट पहले
लाल नहीं, लाल तो प्रकीर्णन होता है। 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में दिखाई देना घटना कौन सी होगी? अपवर्तन। ठीक है भाई साहब, 4 एग्जाम्पल है। कितने? पानी में डूबे सिक्के का कितना दिखाई देना? ऊपर उठा हुआ। पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई। आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। और मैंने कहा सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। इनको तो लिखो, एग्जाम्पल को तो सेम उतारो। अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल लिखो। अपवर्तन के उदाहरण वो अलग मैं बताऊंगा ना, नीचे लिखो। और इसमें लिखना फर्स्ट अपवर्तन के उदाहरण में पहला लिखना पानी में डूबे हुए सिक्के का, 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 पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पहला एग्जांपल लिखो, पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इंद्रधनुष वगैरह मैं अपने आप समझाऊंगा, अभी घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। अभी टॉपिक क्या चल रहा है? केवल अपवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इंद्रधनुष वगैरह मैं अलग से पढ़ाऊंगा, है ना, तब मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पानी में डूबी हुई पेंसिल का, पानी में डूबी हुई पेंसिल का, पानी में डूबी हुई पेंसिल का, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। 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 यहां भी घटना कौन सी हो रही है? अपवर्तन। और नेक्स्ट लिखना सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का 2 मिनट पहले, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का, सूर्य का 2 मिनट पहले तथा 2 मिनट बाद में दिखाई देना। 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद में दिखाई देना। मतलब उदय होता है ना, उससे 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और अस्त होता है उसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देता होता है। इसका देखो एक इसका रीजन होता है, ये पृथ्वी है भाई, है ना, और ये इसकी एक अक्ष है। ये क्या है? क्षैतिज वाली अक्ष है। अब ये कोई सूर्य है, अभी उदय नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता अपवर्तन की, क्योंकि ये जो पृथ्वी से किरण तो ऐसे आएगी, क्या अपवर्तन के कारण ये ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि क्या चेंज हो जाते हैं? माध्यम। और जब अस्त हो रहा होता है, होता अगर मैं बात करूं 2 मिनट बाद तक हो तो नीचे चला जाता है, लेकिन अपवर्तन के कारण हमको कहां दिखाई देता है? ऊपर। तो ये स्थिति होती है। लेकिन हमको, मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनमें हमको इतना ही याद रखना है, समझना है, बस ये ध्यान रख लेना। तो ये थे अपवर्तन के उदाहरण। किसके उदाहरण? अपवर्तन। तुम तो 4 एग्जाम्पल है, इनको हमेशा के लिए याद रख लेना, ये काम की बात है। अब मैं आपको बात करता हूं, अच्छी तरह सुनना भाई साहब। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, दर्पण। क्या पढ़ाया था? वो था परावर्तन के अंदर। किसके अंदर? और इसी अपवर्तन में एक टॉपिक आता है, और उस टॉपिक का नाम है लेंस। क्या नाम है? लेंस। हेडिंग डाल दो सभी लोग, लेंस। और दोस्त मेरे अच्छी तरह सुनना और समझना भाई साहब, है ना। देखो सीधे बैठ जाओ भाई साहब,
और थोड़ा सा छोटी मोटी जो गलतियां होती है पहले तो उनको दूर कर लो पहले टॉपिक में। बहुत बार तो लड़कों को यही दिक्कत रहती है कि दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है। पहला क्वेश्चन, दोनों में पहला अंतर और सिंपल सा अंतर है कि दर्पण के एक साइड में पॉलिश होती है क्या? क्या लेंस में पॉलिश होती है क्या? समझ में आ गया? एक मैंने लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। किस पर? लेकिन कभी भी पूछे कि लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन। अरे किस पर? दूसरा अंतर हो गया क्या? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि दर्पण किस पे कर रहा है? प्रकाश की किरण टकरा कर वापस आ रही है, लेकिन लेंस में ऐसा होगा क्या? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगी? प्रवेश। चलो तीसरी बात सुनो, एक बात हमेशा याद रखना कि जो दर्पण होता है वो हमेशा एक गोले से मिलकर बना होता है। कितने गोले से? जबकि लेंस जो होता है वो कितने गोलों से? दो। कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं। आपने एक बात सुनी होगी कि दो तरह के लेंस होते हैं। कितने तरह के? एक होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? इस उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम होता है, इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी बोलते हैं। और एक लेंस होता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। अरे कौन सा? अवतल। और अवतल लेंस का नाम सुना हो तो इसको बोलते हैं अभिसार। अरे क्या बोलते हैं? अभिसार। एक सेकंड रुको, उल्टा लिखा एक बार, एक सेकंड रुक जाओ। ये जो होगा अवतल, इसको बोलेंगे अपसारी। अरे क्या बोलेंगे? अपसारी। और इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। हाँ भाई साहब, ये दर्पण का उल्टा हुआ है कि यहां? मतलब यहीं से चक्कर पड़ना चालू होता है। एक अदर मतलब दर्पण समझ में आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही लेंस पढ़ लेते हैं तब एक दूसरे में क्या होता है? कंफ्यूज। अब हमको वही नहीं करना है। हमारे दिमाग में तो एक बात याद रखनी है आपको, एक तो लेंस कौन सा है और एक उत्तल को क्या बोला और इसको क्या बोला? चलो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग 4 पॉइंटों को 4 तरीके से याद करोगे तब तो गलती होगी, ठीक है ना? और लेकिन इसका एक तरीका है, अगर तुमको दर्पण याद है, क्या याद है? और दर्पण याद है तो तुम एक बात दिमाग में सोचोगे कि जो दर्पण में हो रहा है वो लेंस में जाके क्या हो जाएगा? उल्टा। देखो एक और सुनो, अवतल दर्पण पढ़ा था क्या? उसको बोला था अभिसारी। क्या बोला था? बोला था क्या? तो अवतल लेंस को क्या बोल रहे हैं? उत्तल दर्पण पढ़ा था क्या? उसको क्या बोला था? अपसारी। तो उत्तल लेंस को क्या बोल रहे हैं? तो तुमको इस बात को ऐसे ही याद रख के जाना है एग्जाम में कि जो दर्पण याद रखो, क्या याद रखो? दर्पण। और हम ये करेंगे कि जब लेंस पढ़ेंगे तो इसका क्या कर देंगे? उल्टा। अब मुझे क्या बताओ, नाम उल्टे तो काम भी क्या हो जाएंगे? उल्टे। अरे होंगे क्या? स्वाभाविक बात है। अब पहले तो इससे पहले ये सुन लो, ये उत्तल लेंस होता कैसा है? देखो इधर, अरे होता है कैसा? और अवतल लेंस की बात करूं, ये इस तरीके का होता है। इधर देखो, पहले मुझे एक लाइन का आंसर दो। मैंने अभी एक बात बोला था कि लेंस कितने गोलों से मिलकर बना है? इसके आगे बढ़ाओगे गोला बन रहा है क्या? इसको आगे बढ़ाओगे गोला, इसको भी बढ़ाओगे तो क्या बन रहा है? गोला। इधर बनाओगे तो क्या बन रहा है? गोला। एक अंतर हुआ कि नहीं हुआ? चलो यहां मैं एक बात और बता देता हूं, यहीं पर सुन लेना क्योंकि यहां भी प्रतिबिंब बनवाने हैं मुझे। इधर सुनो, ये मुख्य अक्ष है क्या? मुझे बताओ, अगर गोले 2 हैं तो वक्रता केंद्र भी इधर वाला, अरे पीछे से पीछे 3-4 लाइन, क्या बात कर रहे हो तुम? दवाई ले रहे हो तो तुम पहले सीधे इधर बैठो। तुम पीछे से, फिर तुम्हारी वही आदत है। इनको खड़े करो एक बार, इनको ले जाओ बाहर नीचे, दोनों लाइनों को नीचे ले जाओ, इनको क्लास में निकालो, इनको तीनों चारों निकालो। कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं इनको पहुंचाओ नीचे, ले आओ इनको अच्छी तरीके से। तुम भाई 5 लड़के समझ में नहीं आ रहे बिल्कुल, इनको ले जाओ 5 को और इनसे ये पूछो, मैं नीचे और आ रहा हूं, मैं और बात करता हूँ। इन्होंने जिसने बोला है ना दवाई इनको बात करो पहले, नीचे ले, इनको नीचे ले जाओ, उठाओ यहाँ से, उठाओ क्लास में से, कोई मतलब नहीं है इनको ले जाने से, रखने से क्लास में, नीचे ले जाओ, लेके जाओ इनको नीचे। इनका रोजाना का काम है, 5 लड़के संभलते नहीं है बस, क्या मतलब इनको क्लास में बैठाने से?
तो पढ़ने आते ही नहीं है तो उठाओ पूरी पीछे की लाइन, पीछे चारों पांचों उठाओ सीधा एक साथ, सबको सबको लेके जाओ नीचे। और इनको इनने जो बोला है शब्द, इनको कॉरेक्स दवाई दबाओ इनको पहले तो एक बार। इनको बोला है ना शब्द मिल गया है, इनको बाहर करने का एक शब्द काफी था, अब बाहर करो इनको सबको, कोई लेना देना नहीं क्लास में इनका। हाँ भाई इधर देखो आप, ये उत्तल लेंस और ये कौन सा लेंस है, अवतल। एक तुम जो लोग सब पढ़ने वाले बैठते हो, तुम भाई एक चार लड़कों के तुम समझ ढंग से नाम ले नहीं सकते क्या, कि जब पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते कहते हो सर ये करते हैं डिस्टर्ब। पता भी, हाँ वही वाली बात है, मतलब एक चीज सोच रहे कि क्या पढ़ जाए, बिल्कुल ही कोई चीज बिल्कुल दिमाग में भेजे में बैठती ही नहीं है। कुछ लोगों के तो पता नहीं आते ही क्यों, मैं तो कहूँ इतना परेशान ही क्यों होते हैं, जब पढ़ना ही नहीं आए नहीं, सबसे अच्छा तरीका है, क्यों परेशान होते हैं, अपनी सेहत खराब करते हैं जबरदस्ती। तो मैंने कहा ये दिख रहा है आपको, कितने गोलों से मिलके बनाए, इधर देखो भाई साहब। अब मुझे क्या बताओ, अगर गोले दो हैं तो वक्रता केंद्र भी, इधर वाला वक्रता केंद्र होगा, देखो यहां वक्रता केंद्र को दर्पण में लिखा था C, क्या लिखा था, और यहां लिखते हैं 2F1, क्या लिखते हैं, ये 2F1 है, और इधर वाला वक्रता केंद्र होता है उसको 2F, ठीक है, ये 2F1 और ये कितने वक्रता केंद्र है, इधर सुनो, ये इधर देखो वक्रता केंद्र है 2 है, तो मुख्य फोकस भी कितने हैं, एक इस वाले को F1, इस वाले को, देखो कुछ नहीं किया है, रटोगे तो वहीं गड़बड़ है मामला। तुम्हारा काम यह है कि जब गोले 2 है तो वक्रता केंद्र भी, मैंने कहा ये 2F1 है और ये क्या है, ये F1 है और ये क्या है। अब तुम तो भेजे में बात सेट कर लो, इधर वाले 2 होंगे, इधर वाले क्या होंगे 1, और बस एक चेंज और हुआ है, वक्रता केंद्र को वहां C लिखते थे, यहाँ क्या लिखते हैं 2F1 और 2F, इधर भी 2 हो जाएंगे क्या, इधर वाला वक्रता केंद्र 2F1, मुख्य फोकस F1, इधर वाला F2 और इधर वाला, चलो कोई दिक्कत है क्या, ये समझाने के लिए अभी आपको जब मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा तब जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है भाई साहब। इधर देखो, चलो मुझे क्या बताओ, इस उत्तल लेंस का नाम क्या है, अरे है क्या, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मुझे। अभिसारी का मतलब ये प्रकाश की किरणों को, अरे क्या करेगा, खुद ही बताओ क्या करेगा, केंद्रित। इधर देख लो भाई साहब, ये क्या है, अपसारी का मतलब प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। अब मुझे बताओ, देखो नाम उल्टे तो काम भी उल्टे। मुझे को बताओ, ये उत्तल लेंस वस्तु को बड़ा दिखाएगा छोटा, बड़ा दिखाता, क्या दिखाता है, जबकि अब तक मतलब ये लेंस जो होता है वस्तु को कैसा दिखाता है, बड़ा, और ये लेंस क्या दिखाता है, छोटा। मेरी बात को गौर करके सुनना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, कि बहुत बार क्या होता है, बड़ा सिंपल सा लगता है, एक बड़ा दिखाएगा, एक क्या दिखाएगा, छोटा, एक केंद्रित करेगा, एक क्या करेगा, फैलाएगा। लेकिन दिक्कत कब आएगी मैं बता देता हूं, बस इतना सा पढ़ के चले के कुछ नहीं आ सकता एग्जाम में। सिंपल सा क्या करोगे तुम, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुम कंफ्यूज होगे, लेकिन एक बार दिमाग से याद कर लिया ना तब दिक्कत नहीं आ सकती। जैसे मैं बताता हूं, तुम तो इन 4 लेंसों, 4 2 दर्पण है 2 लेंस है, अरे है क्या, तुम तो इनको ऐसे याद रखो, दर्पण याद है कि नहीं है, उनका जाके लेंस में क्या हो जाएगा, उल्टा। अब मैं आपको बताता हूं कौन वस्तु को बड़ा दिखाएगा छोटा दिखाएगा, इस क्वेश्चन ऐसे याद रख सकते हो आप। मैं बताता हूं आपको, एक बात मुझे बताइए, किन चारों में से, दर्पण और लेंस में से, उत्तल और अवतल दर्पण है, उत्तल और अवतल लेंस है, उनमें से तुमको बिना सोचे समझे एक बात याद रह सकती है कि गाड़ियों के बगल में जो दर्पण होता है वो कौन सा हो, अरे होता है क्या, उसमें वस्तु कैसी दिखती है, अरे तुमने ही बताया है क्या, मतलब उत्तल दर्पण में वस्तु कैसी दिख रही है, तो फिर अवतल दर्पण में, स्वाभाविक बात है क्या, उत्तल दर्पण में छोटी दिखेगी तो अवतल दर्पण में, फिर सोचा अगर उत्तल दर्पण में वस्तु छोटी दिख रही है तो फिर उत्तल लेंस में क्या दिखेगी, बड़ी, और अवतल दर्पण में बड़ी दिख रही है तो अवतल लेंस में छोटी। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब देखो मेरी बात को गौर, 9 लड़कों की दिक्कत ये है कि जो समस्या होती है ना उस समस्या के बारे में गौर नहीं करते हम। बात समझ में आ रही है क्या, उस समस्या के बारे में क्या नहीं करते, गौर। जब तक गौर नहीं करोगे तब तक मामला गड़बड़ है। जैसे मैं आपको बताता हूं गौर करने का,
सिंपल सा एक एग्जांपल सुनना है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम किस तरीके से हमारा पढ़ने का ढंग है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कर जाता है। हम क्लास में पढ़ तो रहे हैं, घर जाके पढ़ तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों हम पढ़ रहे हैं लेकिन उस बात को समझ रहे हैं कि ढंग से नहीं, एग्जाम की दृष्टि से नहीं कर रहे। देखो मैं बताता हूं आपको, आपको कोई व्यक्ति पहली बार किसी रास्ते पर ले जाए, समझ में आ रहा है क्या? जैसे आप कोई व्यक्ति जयपुर पहली बार आए होंगे और इस कोचिंग का आपको पता चला होगा एड्रेस, तो आपको जब कोचिंग कोई छोड़ने आ रहा होगा, कोई व्यक्ति आपको पहली बार कोई व्यक्ति छोड़ने आता है, ये मान लो आप, तो आपको एक बात बताओ, तो आपके दिमाग में एक बात भेजे में बैठी हुई है कि इस कोचिंग में रोजाना आना है। अरे बोलो सही। और ये छोड़ने वाला रोजाना नहीं आएगा हमको। अरे सही बात है क्या? तो किसी मोटरसाइकिल में बैठे हो, किसी बस में बैठे हो, तो उस स्थिति में तुम एक बात बैठते समय गौर कर रहे हो कि कहां ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, देखते रहे। अरे सही बात है क्या? सही कह रहा हूं क्या? और मतलब तुम्हारा दिमाग पहले ही सोच लिया है कि तुमको क्या करना है भविष्य में, उसके लिए पहले से तैयार हो तुमने बैठते ही मोटरसाइकिल देख ले कहां कहां मुड़ा रही है, कौन से बस में आ रहे हो तो कौन से चौराहे में रुक रही है देख ले, देखने के बाद फिर देख यहाँ भाई साहब ये फिर चार तरफ घूमे, ये दुकान इसके बगल में। अरे सही कह रहा हूं क्या? ठीक है, या मुड़ रहे हो गली में आ रहे हो तो दो देखते जा, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग में फिक्स बैठा हुआ है कि इस रास्ते पर दोबारा, ये हमारा रोजाना का काम है, रोजाना थोड़ी आएगा कोई छोड़ने, तो हम पहले ही देख रहे हैं बैठे बैठे मोटर, अब दुनिया नहीं देख रहे, हम मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हैं, देख हम दुनिया देख रहे हैं क्या? नहीं, हमारा रास्ता दिमाग में घुमा हुआ है कि दोबारा नहीं आएगा। इसी बात को फिर और सुनो, आपको एक जिस रास्ते पे आपको दोबारा नहीं जाना हो, या आप कहीं घूमने जा रहे हो किसी के साथ, कोई आता है आपको पहली वो जयपुर में घुमा हुआ है, तुम आज चलते हैं यार आज घूमने, तो उसके साथ जा रहे हो, अब तुम रास्ता समझ रहे हो क्या? अब तुम मस्त चल रहे हो कि तुम्हारा पता है कि अपना कोई लेना देना है क्या, या सब आ जाएगा, याद हो जाएगा, होगा तो हमारा कोई मतलब, अभी घूमने पे फोकस रखते हैं। अरे घूमने पे क्या है, देखो फोकस चेंज हो गए दोनों तरीकों। पहले फोकस था कि इस कोचिंग में दोबारा आना है, रोजाना हमको क्लास लेना है, एक है अब हमारा घूमने पे ध्यान नहीं। अगर मैं बात करूं उस रास्ते पे दोबारा तुम कंफ्यूज हो गए क्या? हो गए। उस रास्ते पे जब घूमने गए थे उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें आपने ध्यान दिया क्या? लेकिन पहले वाले रास्ते में तुमको पता था कि दोबारा आना है। सेम स्थिति यहां है कि 90% लड़के पढ़ के तो जाते हैं लेकिन बातों को रिपीट न करना भूल जाते हैं। क्या ये कंफ्यूजिंग बात है? यहां मुझे कैसे एग्जाम तक टिकेगी? ये देखो, ये कोई मजाक की बात नहीं है, यहां माइनस मार्किंग होती है दोस्त मेरे भाई। सीईटी में तो नहीं होगी, लेकिन आगे भविष्य में दोगे सब एग्जामों में माइनस मार्किंग होगी क्या? अब माइनस मार्किंग के लिए हमको देखना क्या होता है, मैं बार बार कहता हूं, एग्जाम में जब सिलेक्शन रुकता है ना, वो इस वजह से सिलेक्शन नहीं रुकता है कि हम कितने क्वेश्चन कम करके आए थे, इस वजह से रुकता है कि कितने क्वेश्चन किए थे उसमें से कितने गलत हो गए। अरे कितने क्या हो गए? और वो गलत ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनको हम पढ़ तो गए कि बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, आंसर तो एक आएगा, लेकिन कंफ्यूज। अब इसका एक ही तरीका था कि हमने थोड़ा सा सोचा कि यार एग्जाम में कैसे याद रह सकता है, तो हमने दिमाग में लगाया कि गाड़ियों के बगल में दर्पण कौन सा होता है? उत्तल। उसमें वस्तु कैसी दिखती है? छोटी। अवतल दर्पण में कैसी दिखेगी? बड़ी। उत्तल दर्पण में छोटी दिख रही है तो उत्तल लेंस में भी क्या दिखेगी? बड़ी। अवतल दर्पण में बड़ी दिख रही है तो अवतल लेंस में क्या दिखेगी? छोटी। बात समझ में आ गई क्या? अब बात आती है उपयोग। अरे क्या आता है? अभी मैं सिंपल जानकारी दे रहा हूं, प्रतिबिंब के बारे में बाद में बात करूंगा। एक उत्तल लेंस के उपयोग है और एक अवतल लेंस के। सबसे पहला उपयोग है जिसको तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं डायरेक्ट याद करके जाओगे, क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा बाद में। उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है, उत्तल लेंस का इसका उपयोग होता है एक तो दूरदृष्टि दोष के समाधान में। अरे कौन से दोष के? जबकि अवतल लेंस होता है, इसका जो उपयोग होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष के समाधान में। अरे किसके में? अब तुम बस एक बात नहीं पूछोगे मुझसे अभी कोई भी कि सर ये दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, मैं अपने आप पढ़ाऊंगा। नेत्र दोष अलग से टॉपिक है, ठीक है, वही बात करूंगा। अभी मैं दो लाइनें मैं ही कह रहा हूं, दो लाइनें रटा रहा हूं आपको। क्या कर रहा हूं? क्या होता है क्या नहीं होता, मैं अभी इसी टॉपिक में बताऊंगा। थोड़ी देर बाद अगली क्लास मेरी है, अपनी क्लास, और उसमें मैं ही समझाऊंगा इस बात को। लेकिन अभी तुम क्या से याद रखना है तुमको अभी कि दूरदृष्टि दोष के समाधान में लेंस कौन सा होगा? उत्तल। और निकट दृष्टि दोष का समाधान होगा तो अवतल। ठीक है, इसको भी बताऊंगा कैसे याद रखना वहीं पर, अभी इतना याद रखना। दूसरी बात मुझे बताओ, इसका उपयोग तो एक ही याद रखना है, अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष के समाधान में। या मैं एक बात और समझाता हूं आपको। अभी मैंने ये कहा था कि उत्तल लेंस से वस्तु कैसी दिखती है? अरे क्या? अवतल लेंस से? मुझे एक बात बताओ तुम यार, तुम सामान्यतः जो लेंस का उपयोग करते हो वस्तु को बड़ा देखने में करते हो छोटा? अरे बड़ा देखने में ही करते हो ना।
मैंने देखो इसलिए मैंने पहले पूछा है, बस यही दिक्कत है, हम बहुत बार किसी चीज को, सीधी चीज को भी इतना भयंकर रटके जाते हैं कि कोई सिंपल भी आता तो भी गलती कर देते हैं। अब मुझे तुम आंसर देना, घड़ी के मैकेनिक द्वारा घड़ी के पुर्जों को देखने में, अरे कौन सा उत्तल है, करते हैं क्या उपयोग? अब खुद को पता चल गया, मैकेनिक पुर्जों को देखेगा, बड़ा देखेगा छोटा, बड़ा देखेगा। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में, अरे लेते हैं क्या? माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में कौन सा है? उत्तल है। स्वाभाविक बात है क्या? क्योंकि उनमें भी वस्तु को बड़ा देखते हैं छोटा, अरे देखते हैं क्या? टेलीस्कोप का मतलब वही दूरबीन वगैरह, तो सब में वस्तु। अब कोई ये कह सकता है सर सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक सरल और एक संयुक्त। संयुक्त में दो लेंस होते हैं, लेकिन दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? उत्तल। अब देखो यही गलती नहीं करनी है आपको। एक ने कहा सर जिम में, पहले तो जिम में दर्पण के लेंस, दर्पण, अरे होता है क्या? अब क्यों, कब गलती कर सकते हैं ये? तब अब देखो मैंने क्या बोला, हमको यही पता नहीं चलता कि लेंस और दर्पण क्या है, और टॉपिक खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब वही वाली बात है कि जिम में दर्पण होता है, और दर्पण भी कौन सा? अवतल। बताया था कि मैंने उस दिन। स्वाभाविक, मैं बताने से नहीं, बहुत बार हम क्वेश्चन पूछते समय भी हमको पता नहीं रहता है कि हम यार कहीं गलत जगह पूछ तो नहीं गए। बहुत बार लड़के पूछते हैं सर चश्मा लगाते हैं, इसमें कौन सा दर्पण होता है? अरे लेंस होता है इसमें। क्या होता है? लेंस। क्यों ऐसा कर देते हैं हम? क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपिक को समझ नहीं रहे, फील नहीं आ रहा है टॉपिक का, बस ये पढ़ रहे हैं इसका उपयोग यहाँ होता है, इसका यहाँ होता है, ये हो गया, लेकिन हमने बात समझा ही नहीं। अरे मोटा मोटा एक अंतर तो पता है, दर्पण के एक साइड में पॉलिश होती है, लेंस में होती है क्या? पॉलिश ही नहीं होती उसके अंदर, तो ध्यान रखो। तो घड़ी के मैकेनिक द्वारा पुर्जों को देखने भी उत्तल लेंस का है, और चाहे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो। क्या क्या बोला मैंने? सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, और एक होता है टेलीस्कोप, दूरदर्शी। इन दोनों में भी उपयोग होता है, वो कौन सा होता है? उत्तल। और मैंने कहा अवतल लेंस का उपयोग तो याद रखना निकट दृष्टि दोष। तो नीचे लिखो आप, पहले एक साइड लिखो, पहले हेडिंग डालो आप लेंस, और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो पहले, तो मैं लिखवा रहा हूं लेंस के अंदर, मैं लिखवा रहा हूं पहले लेंस में लिख देना फर्स्ट पॉइंट, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 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 किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। दो तरह के लेंस है, एक साइड लिखो उत्तल लेंस और एक साइड लिखो अवतल लेंस, और उनके दोनों नाम भी लिख दो, है ना? जिनको इंग्लिश में लिखने हैं वो भी लिख देना। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग बोलते हैं, और ये कॉनकेव होता है ना। जो दर्पण में लिखा था उसका उल्टा कर देना, बात समझ में आ जाएगी, वरना गलती कर दोगे आप एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, दोनों के डायग्राम बना लो जैसे मैंने लिखा है। डायग्राम में कुछ नहीं करना है, बस ये 2F1 F1 F2 और 2F2 ये लिख दो सेम जैसे मैंने बनाया। दोनों के बनाओ डायग्राम। सर लेंस की क्षमता कैसी होती है? मैंने आपको लेंस की क्षमता पढ़ाई ही नहीं है अभी, आपको अपने आप बताऊंगा सब चीजें। ठीक है, अभी केवल लेंस तो पढ़ो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अभी तो चिन्ह बताऊंगा। इससे मैंने आपको डायग्राम पहले ही रोक दी, सब बताऊंगा आपको चीजें।
उतार ली सबने? अब नीचे लिखो आप, उत्तल लेंस के नीचे एक पॉइंट लिखो, उत्तल लेंस के नीचे, उत्तल लेंस के नीचे लिखो एक पॉइंट। हाँ भाई, क्या नाम है दूसरा? अभिसारी। मतलब यह लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? लिखो नीचे, पहला पॉइंट लिखो, यह लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दूसरा, उत्तल लेंस के अंदर लिख लिया आपने। अब अवतल लेंस के अंदर लिखो एक पॉइंट, अवतल लेंस के अंदर लिखना है, ध्यान रखना। लिखो, ये क्या करेगा प्रकाश की किरणों को? नीचे लिखो, यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। फैलाना मतलब स्प्रेड करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। देखो दोस्तों, है ना, किसी ने कहा सर लेंस के बारे में लिखा, देखो इन चीजों को नहीं लिखते हम, कंपटीशन लाइन में जब आते हैं समझते ज्यादा। अब ये लाइन लिखते हुए अच्छे नहीं लगते कि लेंस के एक साइड में पॉलिश होती ही नहीं है, लेंस दो गोलों से मिलकर, ये नहीं लिखना होता है ना, क्योंकि ये हमारे जब हम इसको पढ़ रहे हैं समझाने के लिए बोली जाती है। हमारा जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था वो क्या था, इसलिए मैंने इस लाइन को लिखा दी, ठीक है, क्योंकि आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं ना। कंपटीशन लाइन में फिर कंपटीशन लाइन के अंदर लिखना और इस चीज को समझना भी जरूरी होता है, ठीक है। इतनी बार आ जाएगा, वैसे भी याद रह जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप। नीचे लिखो, अब उत्तल लेंस में लिखो एक पॉइंट, उत्तल लेंस के अंदर लिखना एक और पॉइंट लिखो, इस लेंस से वस्तु सामान्यतः बड़ी दिखाई देती है। इस लेंस से वस्तु सामान्यतः बड़ी दिखाई देती है। बड़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? बड़ी, ठीक है। नीचे लिखो, उतार ली सबने? इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, अवतल के नीचे लिखो। क्या लिखोगे अवतल में? इस लेंस से वस्तु छोटी दिखाई देती है। अवतल लेंस में लिखना, इस लेंस से वस्तु छोटी दिखाई देती है। छोटी दिखाई देती है। उतार ली सबने? अब मेरी बात को गौर करके सुनो और समझो, इस बात को अच्छी तरह सुनना। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बताता हूं, पहले सुनना, समझना अच्छी तरीके से। एक तो 4 सिंगल लाइनर क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। कितने क्वेश्चन? कि उत्तल दर्पण से वस्तु छोटी दिखती है, अवतल दर्पण से बड़ी दिखती है, उत्तल लेंस से बड़ी दिखती है और अवतल लेंस से क्या दिखती है? छोटी। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किसी व्यक्ति को वस्तु को बड़ा देखना है, किसी व्यक्ति को वस्तु को कैसा देखना है, तो इनमें से किसका उपयोग करेगा? अरे लाला रुको, ठीक है, सुनो मेरी बात है ना, मैं 4 बार तो मैंने पहले ही बोल दिया, अभी बात को इसमें सुनो, मेरी बात करना, ऑप्शन सुनो। मैंने कहा किसी व्यक्ति को वस्तु को कैसा देखना है? बड़ा, तो इनमें से किसका उपयोग करेगा? ऑप्शन सुनो अब आप, अवतल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस अवतल दर्पण या अवतल लेंस उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। कुछ बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से भी बात को पूछ सकता है। लेकिन देखो नंबर, अब तुम क्या करते हैं, 90% लड़के नंबर ऑफ क्वेश्चंस रटते हैं, या आप किसी भी बुक के क्वेश्चन निकाल लो, अगर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो तुम कर सकते हो क्या? नहीं आएगा। तो अगर टॉपिक समझते नहीं हो तो क्वेश्चन रटने से कोई फायदा निकलेगा क्या? नहीं। हाँ, टॉपिक समझ में आ गया, अब कितने भी तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछे अपने आप बता दो। अब लड़का यही तो करता है, यार इसमें ऐसा होता है, इसमें होता, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, दोनों को मिक्स करके। बहुत लोग दिमाग ही नहीं लगाते। तो ये चीजें ध्यान रखो आप। नीचे लिखो उपयोग, पहले लिखो उत्तल लेंस का उपयोग। किसका उपयोग? उत्तल लेंस का।
नीचे लिखो इसके अंदर उत्तल लेंस का उपयोग। लिखो इसके अंदर पहला, दूरदृष्टि दोष के समाधान में, दूरदृष्टि दोष के समाधान में अलग से लिखवाऊंगा, वहीं पर इसकी इंग्लिश लिखवा दूंगा, अभी ऐसे ही लिख लेना। दूरदृष्टि दोष के समाधान में, दूरदृष्टि दोष के समाधान में, दूरदृष्टि दोष के समाधान में, दूरदृष्टि दोष के किसमें समाधान। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा लिखना इसी में लिखना, उत्तल लेंस के अंदर है ना, पहले उत्तल लेंस के लिखवा दूं मैं आपको। दूसरा उपयोग लिखो उत्तल लेंस का, घड़ी के मैकेनिक द्वारा पुर्जों को देखने में, 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 घड़ी के मैकेनिक द्वारा पुर्जों को देखने में। ठीक है, तीसरा लिखो, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी में, दूरदर्शी को बोलते हैं टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी में, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी व किसमें, दूरदर्शी। ठीक है भाई साहब, ये तीन उपयोग याद रख के चले जाना। इधर आ जाओ, अवतल लेंस का उपयोग लिखो, अवतल लेंस का उपयोग। हाँ, डेंटल वाले भी कर सकते हैं ना, वैसे तुम वैसे भी देख लो। अब है ना, अब यही काम नहीं करना है, ज्यादातर जब उपयोग पूछेगा ना तो आप खुद ही देख लो, ज्यादातर वस्तु को कैसा देखने में, और बड़ा देखने में भी बात, चाहे डेंटल वाला लेंस का उपयोग करे तो वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल ही लेंस रहेगा। अरे दांत देखना है या कोई अंदर चीज देखनी है तो बड़ा, छोटा तो देखेगा नहीं, उसमें क्या देखेगा, बड़ा, तो स्वाभाविक बात होती है। नीचे लिखो, उपयोग लिखना इसका, निकट दृष्टि दोष के समाधान में, अवतल लेंस का उपयोग लिख देना, निकट दृष्टि दोष के समाधान में, निकट दृष्टि दोष के समाधान में, निकट दृष्टि दोष के समाधान में। चलो भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? देखो अभी फिर देखो, आप इस बात, कोई बड़ी बातें याद करिए कि आपने, अगर मुझसे पूछा जाए, देखो वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम नजदीक है। अरे है क्या, इतना टाइम नहीं है कि 4 बार पढ़ोगे, एक बार में इतना ढंग से पढ़ के जाओ कि ऑप्शन देख के बात समझ में आ जाए आपको। सिंपल से 2 लेंस है, आपको तो एक बात याद रखनी, लेंस किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, अपवर्तन। अरे यही बात थी क्या, 2 लेंस है, एक उत्तल और एक क्या, उत्तल का दूसरा नाम अभिसारी, अरे क्या, और अवतल का अपसार। उत्तल लेंस जब अभिसारी है तो प्रकाश की किरणों को केंद्र, तो अवतल क्या करेगा, फैलाए। उत्तल लेंस से वस्तु बड़ी, अवतल लेंस से छोटी। ठीक है, उपयोग याद रखो आप, घड़ी के मैकेनिक द्वारा पुर्जों को देखने में उत्तल है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में उत्तल है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल और निकट दृष्टि दोष में अवतल। वैसे मैं एक तरीका और बता देता हूं, इसको याद करने का, भूल भी जाओ तो देखो, ये दूर है क्या और ये निकट है क्या, दूर में कितने अक्षर हैं और लेंस में कितने हैं, अरे उत्तल में कितने दिख रहे हैं, हाँ 1 सवा 3 मत कर देना, 3 है, अरे कितने हैं, 3। इधर देख लो, निकट में कितने हैं और लेंस में कितने हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, अभी बहुत बार ऐसा लग सकता है एग्जाम के लिए, अभी नहीं सर रह जाएगा, याद नहीं रहेगा एग्जाम पे, और या फिर पता क्या होता है, जब करने बैठते हैं ना तब फिर दिमाग में एक बात दिमाग में आती है, अरे यार अवतल था कि उत्तल। एग्जाम आंसर देने में दिक्कत थोड़ी आएगी, एक तो जाएगा, तब ये सोच सकते हैं थोड़ा सा गलती होने के चांस है। और यार सर ने एक बात बोली थी, जिसमें जितने अक्षर हैं उससे 1 अक्षर ज्यादा वाले लेंस का क्या करना है, उपयोग। दूर में कितने, 2, तो लेंस में कितने, 3, उत्तल में कितने, 3, निकट में कितने, 3, तो लेंस में कितने, 4। को समझ में आ रहा है क्या? ये ध्यान, अब होते क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा 200 के बारे में ना, अभी तो मैं कोई समझा रहा हूं। अब मुझे एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, एक बात, 2 बातें हैं ना, ये अपने आप में फिजिक्स के नियम है 2, लेकिन तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको मैं 2 क्वेश्चनों को डायरेक्ट याद करा रहा हूं और वो बिल्कुल दिमाग में रख लो।
अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम के अंदर, ठीक है सर अवतल के उदाहरण बता दो, सर अवतल का लेंस का मैंने एक उदाहरण बता दिया ना, और इसका उपयोग क्या करते हैं वैसे बता देता हूं, सजावटी सामान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तब इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक उपयोग नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछता है क्या, नहीं। देखो लिखने में और ढंग से लिखने में अंतर होता है, चीजें हम वही लिखते हैं जो स्पेसिफिक हो, और उन्हीं को एग्जाम में पूछता है। अब मैं एक दो बातें आपको बता रहा हूं जिनको बहुत अच्छी तरह सुन के जाना। एक तो जल का बुलबुला वायु में, जल का बुलबुला किस में, पहले मेरी बात समझ में आ रही है क्या, वो पहले वो सर्प का गोल आता था, अरे ध्यान है क्या, तो पहले वो हम जब सर्प का गोल बना के रिफिल लेके उन बबल्स को निकालते थे क्या, तो वो जल का बुलबुला वायु में बनाए क्या, तो कब क्या, अभी भी, हाँ अभी भी कर सकते हैं ऐसे थोड़ी, लेकिन अपने टाइम का बड़ा फेमस खिलौना था। आजकल तो, पहले तो अंतर था, पहले रिफिल के बनाते थे, आजकल तो यंत्र और आता है, और आता है क्या, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े से सही है अपनी बजाय, अपन लोग क्रिएटिव ज्यादा थे, अरे पुराने बच्चे थे क्या भाई, अपने तो सिंपल सा बात ये था खिलौने के बनाते थे, खुद ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, खिलौना बनेगा कैसे, हम तो जो आता था उसको भी तोड़ देते थे और उसमें से बैटरी निकालते थे, उस बैटरी को फिर जोड़ के तीसरा खिलौना बनाते थे। अंतर है, पहले ये सबसे बड़ा टैलेंट था कि एक खिलौना एक दिन चल जाए, रात रात भर चल जाए, तो ये आजकल के बच्चे अपने खिलौने को संभाल के रख लेते हैं, मेरा खिलौना है ये, इसको है, और हम आते ही पहले ही तो एक बार में खोल के ये कहां से चल रहा था, पैदा ही साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है ना। इस देखो इसका मतलब चीज सीखने का तरीका अलग अलग होता है ना, आजकल चीजों को पढ़ाया ज्यादा जा रहा है, रटाया ज्यादा जा रहा है ना, लेकिन बच्चा इतना क्रिएटिव है क्या, नहीं, क्योंकि पहले सुविधाएं नहीं थी ना, सुविधाएं व्यक्ति बना रहा था, और ये दिमाग है ना, जितना खोलोगे उतना ज्यादा यूज आएगा, स्वाभाविक बात है ना। पहले लोगों को, आजकल परसेंटेज ज्यादा बनती है, और पहले लोगों की परसेंटेज कम थी लेकिन वो इंटेलिजेंट खूब थे, आजकल परसेंटेज तो खूब बनती है, जिसकी 80 बनती है वो भी पता ही नहीं चलता कि इंटेलिजेंट है भी कि नहीं, हमको भी ये समझ में नहीं आता कि ये बनी कहां से, ठीक है। और आप लोगों का तो कम काम पड़ता है, नहीं देखो एक बात तो, सुविधाएं ज्यादा हो गई ना, लेकिन पहले एक चीज थी, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा स्थायी ज्ञान था, किसी को कोई प्रेशर नहीं था ना, जो पढ़ता था वो अपने मन से पढ़ता था। कोई माँ बाप भी, अगर मैं बात करूं, माँ बाप भी इतने ही समझदार थे बेचारे, आज तो आप जयपुर में कहीं भी चले जाओ, किसी गली में से निकलते हो, माँ बाप और बच्चा वो तीनों ही पढ़ाई में लग रहते हैं, मतलब पहली क्लास का, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी हो ना, तो तुम घर में, तुम अब काम, जैसे तुम किसी न किसी किराए पे रह ही रहे होगे, तो बच्चे पे पूरे परिवार का ध्यान था, देखा भी होगा है ना, तुम भी समझ में नहीं आता यार हमारे बाप का, बहुत बार ऐसा लगता है, मैं माँ बाप और शाम को सब बैठ जाते हैं, फर्स्ट क्लास का बच्चा है और उसको भी ऐसे, उनका बस नहीं चले, पहले दिन ही आईएएस बना दे उसको, और सुबह से शाम तक बच्चा ये सीखा कि नहीं सीखा, फिर बच्चा पता नहीं क्या सीखता है। और हमारे टाइम पे माँ बाप को तो ये रहता ही नहीं था, ज्यादा पढ़ लेगा सब, ठीक है, टीचर पे फुल भरोसा था, बस इतना काम था, फर्ज के नाम पे ये काम करते थे, बस स्कूल जाके छोड़ आते थे और बस एक ही बात कहते थे, अब तू मार दे चाहे, अरे समझ में आ रहा है क्या, मेरी तरफ से फुल छूट है, अगर मर भी जाए तो मैं तुझसे कुछ नहीं कर, पढ़ जाना चाहिए, तो हमको ही पता है कि टीचर ही भगवान है, टीचर की, आजकल के बच्चे का तो टीचर हाथ भी नहीं उठाता है, ठीक है, वो बच्चा भी है ना, आपको पता है, थोड़ा सा छोटा सा बच्चा भी घर आके टीचर की शिकायत कर देता है, टीचर ने मारा हमको, और हम ये पिटपिटा के भी करते नहीं थे, तो हमको स्वाभाविक था, पता था भाई साहब कि पहले तो इसने तो पीटा है ही है, घर जाके और टीचर की गए 2-4 और पढ़ेंगे, और फिर सिंपल सी बात थी कि इतने 2-4 पिटने का तो मानते भी नहीं थे, पिटे भी है, अरे सही कह रहा हूं, 2-4 में तो रिदम में गाड़ी आती थी कि सुबह, वो तो बड़ा तो, जो बड़ा तो तब था जब किसी दिन पिटते नहीं थे ना, तब आज यार पिटे नहीं, तो कहीं कभी तो ऐसा होता, लास्ट क्लास तक कुछ ना कुछ कर ही देते थे कि लाभ पिट ही जाते थे, और तब है ये, आजकल तो पिटते और नहीं है, तब लोगों का ये हल्ला मचता है, सुबह से शाम तक पिट रहे, पिटते हमारे टाइम पे थे, पिटते नहीं थे, सूतते थे,
पिटना तो अलग होता है, सूतना अलग होता है। डंडे भी है ना, 2-3 तरह के रख रहे हैं, एक पतली डंडी, एक मोटी डंडी, एक उससे मोटी डंडी। फिर वो ऐसे डंडे, हम भी समझ जाते थे आज कौन सी से पिटने वाले हैं ना। वो फिर वो पेन उंगलियों में, ठीक है, तो अलग अलग तरह के फंड। अब फिर वही वाले आता है। तो ये इसका मतलब वो लड़का, चक्कर ये था, लेकिन वो लड़का तो भी उस टीचर का बड़ा सम्मान करता था, ठीक है। मगर वो लड़के टीचर ऐसे नहीं करते थे आजकल, पहले कोई नहीं करता, इसको मार दे, वो अलग बात होती है। कोई 1-2 टीचर कभी किसी आज वो होते हैं, वो टीचर नहीं, कभी कभी आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, 1-2 इंसान तो आपको कैसे मिल ही जाएंगे ना। इंसान तो खराब हो सकता है ना, आप उसके लिए, एक टीचर खराब है उसके लिए पूरे टीचर को उसको बदनाम नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं। टीचर तो कोशिश यही करता है बच्चा जितना हो सके पढ़ सके ना। लेकिन कभी कभी 1-2 है, अपवाद सब जगह मिल जाते हैं कि किसी ने अब ये हो जाता है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, भाई वो टीचर ही क्या है, वो तो कोई अलग ही इंसान है। तो वो कभी कभी ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है, वो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि टीचर ऐसे होते हैं। इसके लिए इंसान भी तो ऐसे होते हैं, हम भी तो इंसान है, इतनी तरह की बिरादरी, उन सब में भी तो ऐसा कुछ ना कुछ होता है, तो ये चलता है। लेकिन ये फिक्स है कि पहले के लोग थोड़े से समझदार, ज्यादा कोई चीजों को पढ़ते थे, ध्यान ज्यादा देते। तो मेरी बात को गौर करके सुनो, जल का बुलबुला वायु में, किसका बुलबुला, किसकी बाती काम करता है? उत्तल लेंस की बातें। किसकी बाती? अरे वो बबल्स बनाओगे तो वो गोल गोल दिखेगा क्या? चारों ओर से उभरा हुआ होगा क्या? उत्तल लेंस। लेकिन उल्टा बोलूं मैं, अगर मैं कहूं वायु का बुलबुला जल में, पहले रुको आप, वायु का बुलबुला किस में? पहले तो ये बताओ, वायु का बुलबुला जल में बन भी सकता है क्या? बन सकता है। कैसे? मैं बताता हूं। कभी कभी एक शब्द कहते हैं हम कि पानी में एयर आ गई। अरे आ गई क्या? इसका मतलब बुलबुला बन गया। और जब बुलबुला बनेगा वो दबेगा क्या बीच में से? ये कोई जल के अंदर अगर मैं बात करूं इस तरीके से बनेगा, तो इधर से प्रेशर लगेगा, इधर से लगेगा, तो बीच में से वो क्या होता है, ऐसा हो जाता है, दब जाता है। और इसीलिए अगर मैं बात करूं तो वो काम कर रहा है अवतल लेंस की बात। किसकी बात? तो तुम तो भेजे में सेट कर लो दो बातों को, कि जल का बुलबुला वायु में पूछे तो किसकी बात? उत्तल है। लेकिन वायु का बुलबुला जल में पूछे तो अवतल। नोट डालो, डायरेक्ट डालो नोट, नोट डाल के नीचे नीचे लिखो, जल का बुलबुला वायु में, जल का बुलबुला वायु में, जल का बुलबुला वायु में, जल का बुलबुला किसमें? वायु में। किसकी बाती? उत्तल लेंस की बाती कार्य करता है। जल का बुलबुला वायु में उत्तल लेंस की बाती कार्य करता है, उत्तल लेंस की बाती कार्य करता है। उत्तल लेंस की बाती क्या करता है? कार्य। नीचे लिखो इसके, एक पॉइंट और लिखो नोट के अंदर, सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड लिखो अब। वायु का बुलबुला जल में, वायु का बुलबुला जल में, वायु का बुलबुला जल में